समझे गांव के साथ मिलके ये प्लान को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट, तो लैंडस्केप को समझ, हम जब लैंडस्केप को समझ जाते हैं, वहाँ के आइसोक्लाइमेटिक जोन को समझ जाते हैं, लोगों को समझ जाते हैं, तो उसके बाद हमें वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। तो काम शुरू करने से पहले वहाँ पे हमको इकोलॉजिकल सक्सेशन ट्रेंड देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट टाइप मिलता है, कौन सा डोमिनेंट स्पीशीज यहाँ पे है, कौन कौन से पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ का पानी कैसा है, कौन सी स्पीशीज है जो यहाँ पे पहले मिला करती थी अब नहीं मिलती है, या कौन सी स्पीशीज है जो कि रिसेंटली अभी अभी 5 साल पहले मिलती थी और शायद अभी नहीं मिलती है। अगर ऐसा है तो उसके क्या कारण रहे हैं, और अकॉर्डिंगली हमें अपना रिस्टोरेशन के लिए प्लान करना चाहिए। एंड लोग हमने लोगों को समझ लिया, लैंडस्केप को समझ लिया, वहाँ के लोकल इकोसिस्टम को समझ लिया। अब हमें लोगों के साथ मिलकर वहाँ का रिवेजिटेशन प्लान तैयार करना चाहिए। और रिवेजिटेशन के काफी सारे मेथड है, तो रिवेजिटेशन की प्लानिंग करते समय हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि असिस्टेड नेचुरल रिजेनरेशन पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये कोस्ट इफेक्टिव मेथड है जो कि लेस डिग्रेडेड लैंड पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छे हमको परिणाम देता है। तो जो भी एरिया को हम रिस्टोर करना चाहते हैं, वहां को पहले हम उसको अच्छी तरह से देख लें, वहां की बायोफिजिकल मैपिंग कर लें, वहां का टेरेन कैसा है ये देख लें, वहां पे कौन सी स्पीशीज है जो कि पहाड़ की टॉप पे उगती है वो समझ लें, कौन सी स्पीशीज है जो पहाड़ के बॉटम में उगती है वो समझ लें। उस तरह से हम प्लानिंग करें तो हमें रिवेजिटेशन के परिणाम अच्छे मिलेंगे। और इसी के लिए और ये समझने वहाँ की जो बायोफिजिकल फैक्टर्स को समझने के लिए हम मैनुअल जीआईएस का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली सही स्पीशीज को सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी है। अगर कोई स्पीशीज अगर पहाड़ में नीचे की तरफ मिलती है, अगर हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, कोई पहाड़ में ऊपर की तरफ मिलती है, हम उसको नीचे की तरफ लगा देंगे, तो वो स्पीशीज का सर्वाइवल अच्छा नहीं होगा, वो परिणाम अच्छे नहीं देगा। तो वो समझने के लिए कि वहाँ का एग्जिस्टिंग रूट स्टॉक कैसा है, वहाँ पे वहाँ का टेरेन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, कौन सा पेड़ कहाँ पे चलेगा, वो करने के लिए हम मैनुअल जीआईएस टेक्निक का यूज करते हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको मैनुअल जीआईएस का एक स्लाइड दिख रहा है, जहाँ पे हम वहाँ का लोकल इकोसिस्टम को समझते हैं, वेजिटेशन को समझते हैं, रोड कवर को समझते हैं, और उसके हिसाब से स्पीशीज सिलेक्शन करके वहाँ पे रिवेजिटेशन प्लान करते हैं। सो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिस्टोरेशन और करते समय हमें कुछ गोल्डन रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ये गोल्डन रूल के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपसे आज के सेशन में काफी डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हमारा, जब भी हम लोग रिस्टोरेशन या रिवेजिटेशन प्लान करें, सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए कि वहाँ का जो एग्जिस्टिंग रिवेजिटेशन है या एग्जिस्टिंग वेजिटेशन है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जैसे कुछ साइट्स होती है जहाँ पे नेचुरल रूट स्ट्रोक काफी अच्छा होता है, तो वहाँ पे रिवेजिटेशन करने की या फिर पौधारोपण करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उस साइट को केवल प्रोटेक्ट कर दिया जाए, या फिर उसे वहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स के थ्रू उसको साइट को प्रोटेक्ट किया जाए, तो भी नेचुरल रूट स्ट्रोक से अच्छे पौधे निकल सकते हैं और हमें अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा ही कहीं साइट पे तो बेसिकली ऐसी साइट्स को हमें देखना चाहिए कि कैसे हम सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स के थ्रू को रिस्टोर करें, साइट को ग्रेजिंग ट्रैम्पलिंग आदि फैक्टरों से बचाएं, रादर देन रिवेजिटेशन पे जोर देने से। सो अगर रिस्टोरेशन में देखा जाए तो रिस्टोरेशन और प्लांटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें स्पेसिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यूजुअली जब हम लोग चारागाह में प्लांटिंग कर रहे होते हैं तो हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वहाँ पे जो मेजर एस्पेक्ट है जिसलिए हम उसे रिस्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे उसका मेजर जो यूज है वो पौधों के लिए उसको ज्यादातर यूज किया जाता है, जो लाइफ स्टोर। तो वहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा गैप दूर दूर होना चाहिए, पौधे जो है वो डिस्टेंस पे लगे होने चाहिए। पर यही प्लांटिंग अगर हम जंगल में कर रहे हैं, यही रिस्टोरेशन हम जंगल में कर रहे हैं, तो स्पेसिंग थोड़ी क्लोज हो सकती है। सो बेसिकली हम जब प्लांटिंग करें या पौधारोपण करें और किसी भी एरिया को रिस्टोर करें, तो हमें स्पेसिंग पे बहुत जोर देना चाहिए कि हम उस एरिया का लैंड यूज तो चेंज नहीं कर रहे हैं,
तो हम उस एरिया को किस तरह से डेवलप करना चाहते हैं, वो एरिया किस तरह का है, उसके हिसाब से हमने वहाँ पे प्लांटिंग प्लांटिंग या रिवेजिटेशन मेजर्स किया जाए, और सही समय पर सही तरीके से, और वहाँ की जो लोकल प्रजातियां हैं उसका चयन करके वहाँ को उस एरिया को रिस्टोर करने से हमेशा हमें रिवेजिटेशन के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आई हैंड ओवर टू सहाना। थैंक यू हिमानी, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है, अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज का, जैसे हमने पहले भी बोला था, आज का हमारा फोकस रहेगा प्लांटिंग और कटिंग के ऊपर। तो हमारे साथ फील्ड से भी कुछ लोग जुड़े हैं, प्रदीप जी है, नारायण जी है। उनके पास जाने से पहले सतीश सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा लार्जर कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकते हैं, थोड़ा 10 मिनट लेकर के। आप एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट, अगर प्लांटिंग और कटिंग का अगर हम बात कर रहे हैं, तो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए जब हम इन दो चीजों को देखते हैं, अगर उसको थोड़ा सा समझने में आप हमारा मदद करेंगे, तो उसके बाद फिर हम प्रदीप जी और नारायण जी से थोड़ा सा उनके एक्सपीरियंसेस को भी सुनने के लिए जाएंगे, है जी ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय सान्या मैडम, आदरणीय हिमानी मैडम, प्रदीप जी और नारायण जी और जितने भी सभी मेरे साथी यहाँ सुन रहे हैं, मैं बहुत आदर के साथ आप सबको नमस्कार नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से। और जैसा आज हिमानी जी ने अभी काफी बहुत अच्छे ढंग से पूरी चीजों को सिलसिलेवार उसको समझाया है, सहाना मैडम ने भी काफी उस पर लाइट डाल दी। इसको मैं और थोड़ा सा आगे और इसको स्ट्रीमलाइन करता हुआ थोड़ा सा बातें बताने की मैं कोशिश करूंगा। प्लांटिंग सीजन का अभी श्री गणेश हो चुका है, क्योंकि मानसून सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके लगभग आज राजस्थान में पहुंच चुका है, बल्कि कल ही पहुंच गया था। तो इसका मतलब प्लांटिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, और अब हम ये जो आज हम थोड़ा बहुत सीखेंगे, इसको सीधे ही हम अपने साइड्स पे इसको यूज कर सकते हैं। प्लांटिंग एक्चुअली भी है क्या कि जो हमने गड्ढे खोदे थे पिछले दिनों, कुछ हमने गड्ढे विंटर में खोद लिए थे, कुछ हमने समर में खोद लिए थे, अब उनमें हमको सीडलिंग को उतारना है। तो जो हम सीडलिंग लगाते हैं वही हमारा प्लांटिंग है। वैसे अगर देखा जाए लार्जर सेंस में, तो सीड सोइंग भी अपना आप एक प्लांटिंग ही है, वो एक दूसरा मेथड दूसरा है। तो सीड सोइंग करना भी प्लांटिंग का हिस्सा है, लेकिन हम बड़े तौर पर गड्ढे में सीड लगाने को प्लांटिंग कह देते हैं। प्लांटिंग कई तरह का हो सकता है, हम सीडलिंग लगा सकते हैं, हम कटिंग लगा सकते हैं, हम वाइडलिंग लगा सकते हैं, हम घास के छोटे छोटे पौधे जिनको ग्रास स्लिप कहते हैं वो हम लगा सकते हैं। तो कई तरह, ये सभी प्लांटिंग के अलग अलग रूप हैं। प्लांटिंग मुख्य रूप से दो जगह किया जाता है, या तो गड्ढे में किया जाता है या ये होल में भी किया जाता है। जो बड़े पौधे हैं, जो बड़े ट्री बनेंगे और जिनको थोड़ी सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, उनको लगाने के लिए हमें पिट में प्लांटिंग करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी पौधे हैं, खासतौर से जो कटिंग है, उनके लिए पिट की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक रैट होल जैसा चाहिए, एक छोटा सा होल चाहिए, जितना हम जिसका कटिंग की मोटाई है उससे थोड़ा सा मोटा उसका डाया ज्यादा होना चाहिए होल का। और उसकी डेप्थ लगभग 6 इंच 9 इंच और अधिकतम 1 फुट के आसपास उसकी डेप्थ रखते हैं। लेकिन कुछ कटिंग बहुत बड़ी भी होती है, जैसे बरगद की, हम बनियन ट्री की बहुत बड़ी कटिंग लगाते हैं, थेस्पस या पॉपुलनिया की बहुत बड़ी बड़ी कटिंग लगाते हैं। तो इसी तरह कई बार हम खजूर के 20 फीट लंबे ऊंचे पौधे हम लगाते हैं, तो उस समय उसका रूट सिस्टम में बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में हमें एबनॉर्मल साइज के गड्ढे भी खोदने पड़ते हैं। तो हमारा जैसा प्लांटिंग मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हमें पिट या होल रखना पड़ता है। ब्रांच कटिंग होती है, रूट कटिंग होती है, रूट शूट कटिंग होती है, उसके लिए पिट की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ होल की जरूरत है। अलग अलग डेंसिटी के प्लांटेशन होते हैं। आपका देखिए, लो डेंसिटी प्लांटेशन है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन, वेरी हाई डेंसिटी प्लांटेशन। वेरी हाई डेंसिटी प्लांटेशन जिसको आजकल मियावाकी जैसे कहते हैं, ये बहुत ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन। 1 स्टोरी या प्लांटिंग है, यानी सिर्फ हम एक ही हाइट के पौधे लगाते हैं और जो आगे जाकर भी एक हाइट का ही प्लांटेशन तैयार करेंगे। एक मल्टी स्टोरी प्लांटेशन भी लगाते हैं, जिसमें हम अलग अलग हाइट के पौधे लगाते हैं। आगे चल के जब ये बड़े होंगे, कुछ बहुत बड़ा ट्री कैनोपी, बहुत जो टॉप कैनोपी वो बनाएंगे, कुछ उनसे कम हाइट में रहेंगे, सेकंड स्टोरी बनाएंगे, कुछ उनसे भी कम हाइट में रहेंगे, जो नीचे की अंडर स्टोरी बनाएंगे। इस तरह आपका 3 स्टोरी के ट्राई स्टोरी प्लांटेशन भी हम करते हैं। आपका ब्लॉक प्लांटेशन है। ब्लॉक प्लांटेशन में बहुत बड़े एरिया में हम प्लांटिंग कर रहे हैं, 50 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, प्लांटिंग प्लांटिंग प्लांटिंग, बड़े बड़े प्लांटेशन करते हैं।
इनको हम ब्लॉक प्लांटेशन या मास प्लांटेशन कहते हैं। कई जगह हमें पैच प्लांटेशन करने पड़ते हैं या गैप जिसको फिलिंग कहते हैं। ऑलरेडी फॉरेस्ट तो ये काफी बड़ा है, लेकिन उसमें कई छोटे छोटे पैच खाली पड़े हैं। डी जनरेशन वहां हुआ, डिग्रेडेशन वहां पर हुआ, 1 हेक्टेयर का पैच खाली है, 2 हेक्टेयर का पैच खाली है, आधा हेक्टेयर का पैच खाली है, तो उनमें बीच बीच में हम प्लांटिंग करते हैं। तो इस तरह के प्लांटिंग को हम गैप प्लांटिंग कहते हैं। एक प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग होता है। शेल्टर बेल्ट में या लीनियर जिनको प्लांटेशन कहते हैं, उसमें हम एक लाइन में प्लांटेशन लगाते हैं, जैसे रोड साइड में प्लांटेशन करते हैं, रेलवे साइड में प्लांटेशन हम करते हैं, कैनाल के साइड में प्लांटेशन करते हैं। अगर ये प्लांटेशन एक लाइन में है तो हम इसको विंड ब्रेक भी कहते हैं, और ये एक से अधिक लाइन में है तो इसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं। शेल्टर बेल्ट में थोड़ा सा जो विंड आ रही है उस दिशा में कम हाइट के पौधे लगाते हैं, फिर दूसरी लाइन में और भी ऊंची हाइट के लगाते हैं, तीसरी हाइट और भी ऊंची हाइट के पौधे लगाते हैं। तो इस तरह कई तरह के हमारे प्लांटेशन हो सकते हैं। प्लांटिंग के सीजन, दो मुख्य सीजन है इंडिया में। एक सीजन है जो ड्राई है लेकिन ग्रोइंग सीजन भी साथ में, एक वेट सीजन है और ग्रोइंग सीजन भी साथ साथ है। अब आप देखिए फरवरी मार्च में अपने इंडिया में सीजन तो ड्राई रहता है, लेकिन आम भाषा में कहते हैं चैताई फूट गई, यानी चैत्र के महीने में आपको हरियाली दिखाई देगी, गर्मी में हरियाली दिखाई देगी। ये ग्रीन आपका ग्रोइंग सीजन है। इस सीजन हम प्लांटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कहा ड्राई है, सॉइल ड्राई है, एयर ड्राई है, क्योंकि रेन तो है ही नहीं। तो प्लांटिंग हम इरिगेशन वाला प्लांटिंग तो कर सकते हैं, जैसे हमारे पास पानी है, कैनाल के पास हम लगा सकते हैं, रोड रेल साइड में लगा सकते हैं, लेकिन हम वाइल्ड में नहीं लगा सकते, हम जंगल में नहीं लगा सकते, हम ग्रासलैंड में नहीं लगा सकते, क्योंकि पानी कहाँ से लाएंगे, और अगर पानी है भी तो कॉस्ट बहुत आ जाती है। तो क्योंकि पानी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए उसका वेस्टेज नहीं कर सकते, इसलिए ड्राई सीजन में हम प्लांटिंग को अवॉइड करते हैं और वेट करते हैं हम जो वेट सीजन भी है, ग्रोइंग सीजन भी है, जो अब स्टार्ट हो गया है। ये सीजन अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम में, कहीं ये जून से शुरू हो जाता है अक्टूबर तक चलता है, कई जगह मिड जून से शुरू होता है अक्टूबर तक चलता है, कई जगह जुलाई से स्टार्ट होता है। तो हम इस वेट सीजन में प्लांटिंग करते हैं। इससे फायदा ये होगा, ग्रोइंग सीजन तो चूंकि है ही है, हमको इरिगेशन नहीं करना पड़ेगा, इरिगेशन सब हमें रेन कर रही है, तो हमारा पानी का खर्चा बच जाता है। और ये ग्रोइंग पीरियड बड़ा भी बहुत है, 4-5 महीने का है, इसलिए हमारे पौधों को, रूट को भी काफी टाइम मिल जाएगा ग्रोथ करने के लिए, और शूट को भी काफी टाइम मिल जाता है। इसलिए जो प्लांटिंग और सोइंग मास स्केल पे किए जाते हैं वो हम रेनी सीजन वाला जो वेट सीजन है उसमें हम करते हैं। प्लांटिंग के कई मेथड हैं, लेकिन प्रिंसिपल सबके बेसिक है। और हमको मैकेनिकल प्लांटिंग नहीं करना चाहिए, हमको करना चाहिए इकोलॉजिकल प्लांटिंग। मैकेनिकल प्लांटिंग क्या है कि जो नर्सरी से मिला वो लगा दो, जिस टाइम में लगाया, जो मौसम, जो महीना मिला, जो दिन मिला उस समय लगा दो, कहीं भी कुछ भी लगा दो, बस हमें गड्ढों को खाली नहीं रखना है। 1 लाख गड्ढे हैं तो 1 लाख पौधे लगा दो, 50,000 गड्ढे हैं तो 50,000 लगा दो। अब वो पौधे सही जगह लगे या नहीं इसकी चिंता नहीं है। तो इस तरह का जो प्लांटिंग है ये कहलाता है मैकेनिकल प्लांटिंग, जिसके रिजल्ट जीरो भी हो सकते हैं और जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते। हमें क्या करना चाहिए, मैकेनिकल के बजाय इकोलॉजिकल प्लांटिंग। इकोलॉजिकल प्लांटिंग के 4 मुख्य प्रिंसिपल हैं। पहला, हमको करेक्ट स्पीसीज लगानी है, एक्जोटिक तो लगाना ही नहीं, जो जिस एरिया में हम लगा रहे हैं वहां के लिए वो स्पीसीज सुटेबल होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। करेक्ट स्पीसीज लगाइए, पहला प्रिंसिपल। दूसरा, करेक्ट लोकेशन पे लगाइए। हम किसी भी पहाड़ पे चले जाएंगे तो ढाल की वजह से पहाड़ के टॉप पे भी रेन तो वही आएगी। मान लीजिए कहीं 600 mm रेनफॉल है तो पहाड़ के टॉप पे भी 600 mm रेनफॉल आएगा, पहाड़ के मिडिल पे भी वो 600 mm आएगा, पहाड़ के बॉटम में भी 600 mm आएगा। लेकिन ढाल की वजह से टॉप का 600 में से 300 mm ही बचेगा। 300 mm के इक्वल का पानी रन ऑफ होके बहता बहता मिडिल में पहुंच जाएगा। तो मिडिल में कितना रेनफॉल हो गया, 600 ऊपर से आया, 300 mm बह के आया, 600 प्लस 300 900 mm हो गया। लेकिन अभी भी ढाल है तो ये 900 mm अभी नहीं ठहरेगा, इसका आधा ही ठहरेगा, 450 mm ठहरेगा। 450 चलता हुआ बॉटम में चला जाएगा और 1050 हो जाएगा। तो देखा जाए तो थोड़े दिन या थोड़े महीनों बाद किसी भी स्लोपी जगह पर 3 जोन हो गए, कम पानी का टॉप जोन, थोड़ा ज्यादा मॉइस्चर का मिडिल जोन, और सबसे ज्यादा मॉइस्चर का बॉटम जोन, और भी सबसे ज्यादा मॉइस्चर का जोन है स्ट्रीम जोन। तो देखा जाए तो कहीं दो आपको जगह मिलेंगी, कहीं 3 आपको जोन मिलेंगे, कहीं 4 जोन मिलेंगे। जिन पौधों को सबसे कम पानी की जरूरत है और आदत है, बायोलॉजिकल डिजाइनिंग इंजीनियरिंग उनकी लो रेनफॉल के लिए, उनको ऊपर लगाना पड़ेगा, सालन, गुदल, कड़ा या खथूर वगैरह सब ऊपर लगेंगे। जिनको थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए मिडिल स्लोप में आएंगे। आपका खैर है, जैसे खैर है,
कुमठा है, आंवला है, राइटा टिंटो या खिरनी है, राइटा टोमेटोसा खैर है, ये जो इस तरह की जो जातियां हैं मिडिल में लगेंगी। और भी ज्यादा जिनको पानी चाहिए वो बॉटम में आ जाएंगी। जैसे आपका बहेड़ा है, आपका सादर बहेड़ा, टर्मिनेलिया बेलेरिका, सादर टर्मिनेलिया टोमेटोसा, महुआ मधुका इंडिका, मधुका लैटिफोलिया, आपका पोंगेमिया पिन्नेटा, करंज, ये जो बेर भी लग सकती है। तो ये इस तरह के पौधे हैं। बबूल है, खजूर है, ये जिनको थोड़ा मिट्टी भी गहरी चाहिए, पानी भी ज्यादा चाहिए, तो इनके लिए सबसे सुटेबल मोहल्ला बॉटम में है, इसलिए हम पहाड़ के बॉटम में लगाएंगे। जिनको और भी ज्यादा पानी चाहिए वो नदी के किनारे जाएंगे। जैसे आपका खजूर है, जामुन है, अर्जुन है, गूलर है, ये सब नदी के किनारे किनारे जाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। यानी कि हम किसी भी पौधे को कहीं कहीं लगा देंगे, गलत बात होगी। हम चावल के खेत में चावल लगानी पड़ेगी और मक्की के खेत में मक्की। जहाँ कम पानी है वहां मक्की लगानी पड़ेगी, जहाँ पानी भरा है वहां चावल लगाना पड़ेगा। अगर हमने पानी में चावल मक्की लगा दी और उसमें भी चावल, हमारी दोनों फसल खराब हो जाएंगी। ठीक इसी तरह हमारे जंगलों में भी मॉइस्चर की अलग अलग मात्रा के हिसाब से अलग अलग स्पेसिफिक लगानी पड़ेगी। इसी तरह तीसरा हमारा जो नियम है वो है सही समय पे। सही समय यानी मानसून आते ही लगा दीजिए। और अगर प्री मानसून वर्षा बहुत अच्छी है, जून में भी वर्षा आ गई है, बिना किसी हिचक के जून में प्लांटिंग कर दीजिए। अदरवाइज जुलाई में वर्षा आई जाती है, एक दो बढ़िया वर्षा हो गई है, लगभग 30-40 सेंटीमीटर मिट्टी गीली हो गई है, बिना किसी हिचक के 15 से 20 दिन में, 2-3 वीक में प्लांटिंग पूरा कर दीजिए। किसान कभी भी अपनी सोइंग लेट नहीं करता है, ईश्वर कभी भी घासों की सोइंग लेट नहीं करता है। 2 वर्षा होते ही आपको सारी घास हरी भरी दिखती है, क्योंकि उन्होंने अपने सीड का सोइंग जमीन में पहले ही कर रखा है। वो वेट नहीं कर रहा वर्षा का। आपको भी रेन का वेट नहीं करना है। बस सॉरी सर, बस आपको 2 और मिनट में अगर आप रैप अप करेंगे तो फिर ठीक है, आगे। जी मैडम, जी मैडम। ओके। तो इस तरह आपको, और चौथा नियम है सही मेथड से लगाइए। सर आपका पिंड नहीं टूटना चाहिए, थैली हटाकर लगानी चाहिए। पौधा लगाने के लिए मिट्टी अच्छी तरह फिल करके अच्छी तरह पैरों से उसको आपको कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए। थावला बनाकर उस पे थावले पे 3 सीड बोइए। इसको 1+3 सीड सोइंग प्लांटिंग टेक्निक कहते हैं। 1+3 का फायदा क्या है? हमारा जब 4 पौधे लगे हैं, एक गड्ढे में 3 सीड सोइंग किए हैं, कोई तो चलेगा, तो आपका नेक्स्ट ईयर कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का खर्चा काफी कम हो जाएगा। प्लांटिंग के बाद खरपतवार वीड बहुत आ जाती है, वीड को हटा दीजिए, टाइमली वीड को हटा देना चाहिए। वीड को तोड़ के नहीं हटाना है, जड़ सहित हटाना है। इसलिए थोड़ी मिट्टी गीली हो उस समय वीडिंग कर देना चाहिए। और जब पानी की कमी होने लगे, मिट्टी थोड़ी कठोर होने लगे, उस समय आपको मिट्टी को नरम कर देना चाहिए, लूज कर देना चाहिए। उसको होइंग कहते हैं। इसी तरह जो कटिंग है, कटिंग भी आपको, आप जैसा मैंने कहा होल में लगानी है। कुछ कटिंग आपकी गर्मी में लगेंगी, जैसे सालर की कटिंग है, आपका गूगल की कटिंग है, आपका सहजना कटिंग, ये गर्मी में लगेंगे। कुछ कटिंग आपकी रेनी सीजन में लगेंगी। रेनी सीजन आपका बबूल है, एरिथ्रा ट्यूबरोसा है, एरिथ्रा इंडिका है, थेस्पेसिया पपुलनिया है, आपका शीशम है, ये सब रेनी सीजन की कटिंग। कटिंग लगाने से पहले आप गड्ढा खोद के जाइए। ये नहीं कि कटिंग ला के पटक दिया, वो डिहाइड्रेट हो रही है और फिर आप कटिंग को लगा रहे हैं। नहीं नहीं, पहले गड्ढा खोद के जाइए और वर्टिकली उसको लाइए जहां तक संभव हो। पोलैरिटी का ध्यान रखिए। फिजियोलॉजिकल लोअर एंड जमीन में जाना चाहिए, फिजियोलॉजिकल अपर एंड ऊपर की तरह हवा में रहना चाहिए। अगर कटिंग को ऊपर टॉप से भी काटा है तो एक गोबर की कैप जरूर लगा दीजिए ताकि वो डिहाइड्रेट नहीं हो। और कटिंग लगाने के बाद अच्छी तरह दबा दीजिए। उसको चारों तरफ से थोड़ा सा आप कांटेदार झाड़ियों से ढक दीजिए ताकि कोई बकरी वगैरह जानवर उसको हिलाए नहीं। यहाँ तक कि हवा से भी नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि कटिंग में टेप रूट नहीं है, सिर्फ फाइबरस रूट है। जब टेप रूट नहीं है, हवा से थोड़े से झटके से वो हिलेगा। और हिलने से, जैसे हमने पहली वाली अपनी बातचीत में कहा था, रूट हेयर टूट जाते हैं। ध्यान रहे, कटिंग में रूट हेयर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इसलिए कटिंग को 15-20 दिन बिल्कुल भी नहीं हिलने दें। इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हैं। और एक ध्यान रहे, कटिंग का जो जोन है उसी में कटिंग लगाना चाहिए। जैसे सालर टॉप जोन में आती है तो कटिंग भी इसके सालर के टॉप जोन में लगेगी। आपका पीपल बरगद नीचे की तरफ आते हैं तो बरगद की कटिंग नीचे की तरफ ही लगेगी। यानी चाहे हम गड्ढे में पौधा लगाएं या हम कटिंग लगाएं, जोनेशन का प्रॉपर ध्यान रखें। ध्यान रहे, इस आदत को बदल देना चाहिए कि सर जो नर्सरी में मिल रहा है वही लगाएंगे। नहीं, नर्सरी में क्या पता क्या क्या मिलेगा। हमको वो लगाना है जो वहां की लोकल कंडीशन डिमांड कर रही है। इकोलॉजी जो डिमांड कर रही है उस स्पीसीज को लगाइए, उस बीज को लगाइए। इसलिए नर्सरी से जो पौधा प्रोक्योर करना है
टाइमली आपका सीड सिलेक्शन की स्टडी करके उनको बता दीजिए कि हमको रेनी सीजन में ये स्पीसीज चाहिए, वही स्पीसीज आपको प्लांटिंग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद सतीश सर, बहुत अच्छा कॉन्टेक्ट सेट किया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें भी आपने कवर किया है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले मैं बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहूंगी कि आपके जो भी सवाल है आप ये Q&A बॉक्स में जरूर उसको टाइप करना। हमारा एक Q&A सेशन रहेगा, हमारे एक्सपर्ट्स के प्रेजेंटेशन के बाद हम फोरम को खोल करके एक Q&A डिस्कशन सेशन भी रखते हैं, तो उस टाइम पे हम ये सवालों को लेकर के एक एक करके एड्रेस जरूर करेंगे। तो प्लीज अपने सवालों को आप टाइप करना। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। प्रदीप जी आपके तरफ तो आप हमारे साथ प्लांटिंग को लेकर के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं आप उसको कवर करना। अगर ऐसा कुछ थोड़ा सा ओवरलैप लग रहा है जो सतीश सर ने ऑलरेडी कवर कर लिया हो, तो उसको आप मे भी टच करके फिर आपके जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है उस पर ज्यादा फोकस करके बात कर जरूर जरूर। आपको मैं आपका पीपीटी शेयर कर दूं? यस यस, ठीक, जब स्लाइड चेंज करना हो तो बता दें। तो आगे चलते हैं। सबको नमस्ते। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के तरफ से जो वेजिटेशन डिस्कशन फोरम का सेशन 3 है, सबको फिर से एफएस के तरफ से मैं स्वागत करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। जैसे कि सहाना जी, हिमानी जी और डॉक्टर सर ने बताया, तो मैं उसमें थोड़ा के लिए बात करता हूं, जिसमें ज्यादातर हम जितना भी बात करते हैं पुनर्जनन का, पुनर्स्थापना, रिवेजिटेशन, रीजनरेशन के में, इसमें 5 तरीके का आता है, जो अभी थोड़ी देर पहले सर ने बताए। जिसमें सीडलिंग प्लांटिंग है, जिसमें ज्यादातर ये कॉमन तरीके का है, सब इसमें जानते हैं। जब वन महोत्सव आता है अपने लोकेलिटी में, सब पेड़ लगाते हैं, तो ये इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा। फिर उसमें ज्यादा एक बहुत सही तरीका है सीड सोइंग का, जिसमें बीज को हम रोपण करते हैं अपने कॉमन लैंड में, अपने गांव के जो सब सर्वसाधारण जमीन में, बाल्ड हिल में। और फिर कटिंग के बारे में बात करेंगे हमारे नारायण भाई। वाइडलिंग जो है कि जंगल में अपने आप जो उगता है उसको भी हम थोड़ा प्रोटेक्शन करके बढ़वा सकते हैं, और नहीं तो अपने जगह पे जहां पर ज्यादा वाइडलिंग है, वो शायद मैंगो से भी हो सकता है, अपने जंगल में भी बहुत सारे स्पेसीज ऑटोमेटिक रीजनरेट होते हैं, उसको अपने कॉमन लैंड पे लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 4 गोल्डन रूल के बारे में हिमानी ने बात किया, सर ने भी बात किया। ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अपने जितने भी एक्सपीरियंस में बता रहे हैं बात, हम 12 साल से ये प्लांटिंग रिवेजिटेशन का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। करेक्ट स्पेसीज जो है, अपने एरिया को, अपने इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को लेके कौन सा जंगली पौधा हम लगाएंगे, बहुत ही मायने रखता है। जोन के बारे में मैं थोड़े आगे चल के बात करूंगा। टाइमिंग के बारे में सर ने बताया, जो कि हर टाइम में हम पौधा नहीं लगा सकते। पानी मानसून आने के 1-2 रेन के बाद अगर हम प्लांटिंग करते हैं, ये देखा गया है, तो प्लांट का सर्वाइवल बहुत अच्छा है। पीट गड्ढा खोदने का टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो करेक्ट मेथड है कि पिटिंग का साइज क्या रहेगा, पिटिंग के बाद क्या करना है, कैसे पौधा लगाना, ये बहुत सारे चीज को ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे कि पहले हिमानी जी बताइए, ये सिर्फ एक पौधा लगाने का नहीं है, बहुत सारे चीज को एक कॉमन जगह पे लाके इसमें एक पूरा सिस्टम है। तो ये सिस्टम को लिए पूरा सही जो करेक्ट वाला शब्द है सब में एप्लीकेबल होता है। आगे चलते हैं सहाना जी। तो ये अगर ये जो फोटो देख रहे हैं, इसमें थोड़ी देर पहले सर ने बात किया, इसमें अगर देखते हैं तो 4 जोन है, जिसमें हम एक पहाड़ी के से लेके झरना तक का 4 भागों में डिवाइड हुआ है। कहीं पे जैसे कि पूरा डिटेल में सर ने बताया, जो कि ऊंचा जगह पे कुछ स्पेसीज आते हैं, कुछ मिड जोन में आता है, कुछ नीचे वाले जगह पे आता है जहां पर मिट्टी और पानी का जिस स्पेसीज को ज्यादा जरूरत है वहीं पर आता है, और कुछ पानी के जगह पे आता है। तो ये सब अगर देखते हैं तो अपने जो एरिया में जामुन है, करंज है, ये सब अपने पानी वाले एरिया में आ जाएंगे। और ये जो टॉप जोन में थोर है, पहाड़ी सिसु है, पहाड़ी पीपल है, ये सब वो टॉप जोन में आएंगे। फिर मिडिल जोन में सालार है, गोदल है, खैर है। और जो थोड़ा जो नीचे वाले जोन या बॉटम जोन में हम बाम्बू देख सकते हैं,
महुआ देख सकते हैं, बरगद देख सकते हैं, पीपल देख सकते हैं। तो ये स्पेसीज अपने जोन को हिसाब से लेते हुए हमें सिलेक्ट करना है। आगे चलते ये कुछ स्पेसीज का मैंने नाम दिया है जो कि हमारे एरिया में है, उसके साथ साइंटिफिक नेम है। ये बहुत ही इकोलॉजिकली अपने एरिया के लिए बहुत ही कारगर है, जिसमें खजूर है, सहज है, इसके पूरा में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ये बहुत सारे स्पेसीज हम देखते हैं और इसका प्लांटिंग और सोइंग किया जा सकता है। तो ये मैंने एक फोटो दिया है, नर्सरी का सीडलिंग है। जब प्लांटिंग के लिए हम जाते हैं तो सीडलिंग का महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो जैसे कि कौन सा सीडलिंग लाइन, वैसे तो पौधा 1.5 साल से भी कहीं कहीं नर्सरी में मिलता है, कहीं कहीं पे 6 महीने का मिलता है। तो 6 महीने से ज्यादा 1 साल के अंदर अगर थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सुस्त रहना चाहिए। जैसे कि बच्चा सुस्त दिखता है तो वो नर्सरी में जो सीडलिंग हम लाना चाहिए वो थोड़ा सुस्त रहना चाहिए। और सही स्पेसीज का पहचान भी जरूरी है। पत्ते को देख के आप थोड़ा पहचान कर लीजिए कि कौन सा स्पेसीज हम ला रहे हैं, क्योंकि नर्सरी वाले भी कभी कभी ये हमें लोकल जगह पे ऐसा होता है कि दूसरा पेड़ दे देते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, थोड़ा पहचान करके नर्सरी से अच्छा वाला पौधा को हम अपने कॉमन लैंड तक लाएं। आगे तो और एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर किसी भी जगह पे प्लांटिंग कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, सीड सोइंग कर रहे हैं, तो 2 चीज हम अगर कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हम प्लांटिंग का टाइम जो जून जुलाई में अब मानसून आने के पहले हमें कुछ ट्रेंचेस कर देना चाहिए अगर पॉसिबल है, जिसमें हम मिट्टी का रिसा भी रोक सकते हैं और मॉइस्चर अपने जो जगह पे जो कि ड्राई सीजन पे हमें काम आएगा। तो थोड़ा कॉन्टूर ट्रेन, सीसीटी, सीपीटी, पिट, चेक डैम, गली प्लगिंग जो साइट स्पेसिफिक अगर वहां पर पॉसिबल है तो हमें करने से ये मदद करता है प्लांटिंग के एक्टिविटीज को पूरा सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक सीसीटी का दिया गया है, जिसमें सीसीटी बहुत कारगर होता है, जिसमें आप सेपरेटर डाल सकते हैं। नाला को ज्वाइंट नहीं करना है, ये थोड़ा थंब रूल है, नहीं तो पानी जो हम रिचार्ज के लिए कर रहे हैं पानी निकल जाएगा। तो ये कॉन्टूर पे होगा। आगे चलते हैं। तो पीट प्लांटिंग में बड़ा चीज है पीट। तो पीट का साइज जो लगभग एक थंब रूल है, तो 1.5 फुट का लेंथ विड्थ और हाइट को लेते हुए हमें करना चाहिए। ट्री स्पेसीज और बुश स्पेसीज जो श्रब है उसके लिए अलग अलग स्पेसमेंट हमें थोड़ा मेंटेन करना होगा, क्योंकि आगे चल के ये जब पेड़ बड़ा होगा तो उसका कैनोपी क्रॉस हो जाएगा। तो इसी वजह से ट्री का 5 मीटर में 5 मीटर और बुश स्पेसीज का 3 मीटर रहना चाहिए। कभी भी अपने जो पहले वाले जहां पर पेड़ है उसके नीचे गड्ढा नहीं खोदते हैं, तो उसके छाव से वो ट्री और या वाइल्डिंग या सीडलिंग ग्रो नहीं कर पाता है। ये ग्राउंड का फोटो है। पहले इसके लिए हमें लेआउट लगाना है कि पीट कहाँ पर खोदा जाएगा, जैसे स्पेसिंग को बताया। फिर पीट का जो साइज और डायमेंशन है वो थोड़ा हमें इंश्योर करना है बिफोर प्लांटिंग। और ये पीट डिगिंग का जो टाइम है, हमें जनवरी फरवरी तक पीट डिगिंग कर देने से वेदरिंग हो जाएगा। तो जो धूप में जितना भी हमारा माइक्रोब्स है, जो कीटाणु है वो सब मर जाने के साथ हमें जो सीडलिंग बढ़ने में मदद करेगा। आगे चलते हैं। तो ये एक काम है जो कि स्पेसीज सिलेक्ट करने के बाद हमें टाइम से लगाने के लिए ये सब प्रिपरेशन चाहिए। जैसे कि सीडलिंग को हमें अपने जगह पर बहुत पहले, अभी मान लीजिए जुलाई में हम लगा रहे हैं तो जून लास्ट तक वो पौधा अपने गांव के में आ जाना चाहिए, जिसमें जो लेने वाला प्रोसेस आप फोटो में देख रहे हैं वो खड़ा करके लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि वो वर्टिकल ना लेते हुए हॉराइजॉन्टल में लेने से उसका जो पेड़ का जो रूट ये टूट जाता है, जब तो वो प्लांट बढ़ने का थोड़ा आसार घट जाता है। तो और एक चीज है कि इरिगेशन को हमें थोड़ा कंट्रोल करना है लोडिंग से पहले। और ट्रांसपोर्टेशन में यह ध्यान रखना है कि जो अर्थ बल ना वो नहीं टूटे। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा हमें थोड़ा क्या बोलते हैं उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए। ये प्लांटिंग का कुछ फोटो है। जैसे कि कम्युनिटी जितना भी काम होता है यहाँ पर कम्युनिटी लेड होता है।
अकेले का या ये नहीं है कॉमन लैंड पे होते, तो गांव का कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, ये कम्युनिटी वाला इनिशिएटिव होना चाहिए। तो प्लांटिंग के लिए हमें जैसे कि सर ने बताया कि 1-2 मानसून रेन होना चाहिए। जैसे कि कोरापुट में अगर हम कहें तो जुलाई में हमें ये मिल जाता है प्लांटिंग के लिए टाइम। ड्रेंचिंग एक चीज है जिसमें हम अगर 1-2 बारिश के बाद कभी कभी होता है कि ड्राई स्पेल निकल आता है, तो ड्राई स्पेल को मिटिगेट करने के लिए जो पौधा हम लाते हैं वो पॉलीथीन में पानी को भर के 1-2 दिन रखने से वो ड्रेंचिंग हो जाता है। उसके बाद अगर प्लांट लगाते हैं और 15 दिन तक बारिश भी नहीं आता है, 7 से 15 दिन तक, तो वो पौधा के लिए वो पौधा ड्राई नहीं करता है, मरता नहीं है। तो ये हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ड्रेंचिंग का। पॉलीबैग निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है पॉलीबैग को निकालना का तरीका है, हम एक ब्लेड ले सकते हैं अपने गले पे, ये हम करते हैं हर सीजन में, अपने गले में एक धागा डाल के जो कम्युनिटी प्लांट लगाते हैं तो उसको काटते हैं और वो ब्लेड झूलता रहता है, नहीं तो वो भी एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके ऊपर भी प्रिकॉशन चाहिए और ब्लेड से काट के उसको निकाल सकते हैं। फिर कहाँ पर क्या, जब पीट आप पौधा लगा देते हैं तो अपने एड़ी से थोड़ा उसको कॉम्पैक्ट करना होता है मिट्टी को, इसीलिए वो कैपिलरी जो टूट गया था गड्ढा खोदने से, वो कैपिलरी फिर से शुरू बन जाएगा, जिसमें जब बारिश आएगा तो पानी नीचे तक जा सकता है। और 1+3 के बारे में सर ने बताया, ये एक्चुअली एक मिटिगेशन प्लान है। अगर देखते हैं तो प्लांट हम लगा लिए, अगर किसी वजह से वो प्लांट का सर्वाइवल नहीं होता है, जो 3 सीड हम डालते हैं, इसमें 3 सीड होता है जो कि वहां का लोकल सीड होता है, तो थाला बना के जो चारों तरफ में आप सेकंड फोटो में देख सकते हैं, चारों तरफ में एक पानी रखने के लिए हाफ मून वाला ट्रेंच बनाया जाता है, उसमें 3 हम सीड डाल सकते हैं। तो वो सीड भी जर्मिनेशन होगा, ये पेड़ भी बढ़ेगा। अगर चारों बच जाते हैं तो नेक्स्ट में हम ये तीनों को निकाल के दूसरे जगह पे प्लांटिंग भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, शाहना जी आगे चलते हैं। हाँ, तो आफ्टर केयर और एक बड़ा चीज है कि हम प्लांटिंग तो कर लिए, मगर जैसे कि वीडिंग का जरूरत है, क्योंकि कॉमन लैंड है तो वीड आता है, और वीड आने से ये प्लांट के जो ग्रोथ को रोक देता है। तो अगस्त सितंबर का टाइम थोड़ा हम स्पेसिफिकेशन में रखते हैं। फिर होइंग जो कि हम गुड्डाई बोलते हैं, और सितंबर अक्टूबर में एक बार कर देना चाहिए। थाला, क्योंकि बारिश अगर ज्यादा होता है, हमारे कोरापुट में 1500 mm का बारिश है, जुलाई में ज्यादा है तो कभी कभी थाला टूट जाता है, तो थाला को रिपेयर करने के लिए भी जरूरत है। और जहां पर सर्वाइवल असेसमेंट के बाद हम देखते हैं कि कहीं पर पीट में खाली हो गया है, प्लांट सर्वाइव नहीं किया है, तो रिप्लांटिंग का भी जरूरत है। और प्रोटेक्शन, जैसे कि हिमानी ने बताया कि सोशल प्रोटेक्शन और मैकेनिकल प्रोटेक्शन दोनों जरूरी है। कम्युनिटी का इसमें इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन हर तरीके से चाहिए, ग्राजिंग से चाहिए हमें, वो पेड़ के अगर देख सकते हैं कुछ पेड़ अगर ये एयर के वजह से या ज्यादा पानी के वजह से, तो हैशटैगिंग भी जरूरत है। तो ये सब हम आफ्टर केयर वाला थोड़ा काम करना जरूरी है। तो इतना ही था, नेक्स्ट। तो इतना ही था छोटा ये, बाकी साहना जी ओवर टू यू। थैंक यू सबको सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप अगर 2 मिनट और लेकर के थोड़ा सा कम्युनिटी ड्रिवन ये कैसा रहा है ये पूरा प्रयास, बस 2 ही मिनट में अगर वो आप कोरापुट के एक्सपीरियंस से अगर बता पाएंगे, जैसे वो मोड में जैसे करते हैं वहां पे, बस एक बार उसका जिक्र करिए। तो ये जैसे कि कम्युनिटी वाला काम है, तो बहुत पहले से ही ये इसका इनिशिएटिव शुरू हो जाता है, जबकि हम नवंबर दिसंबर में कम्युनिटी के साथ बात होता है कि हम प्लांटिंग करेंगे। तो प्लांटिंग करने के लिए हम सीड इकट्ठा करना, जो सीजनल सीड होते हैं, बीज होते हैं जंगल में मिलना, शुरू के साथ ही वो इकट्ठा करना कम्युनिटी के एक जिम्मेदारी बन जाता है। उसी टाइम में हम फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन का भी काम कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉमन लैंड है कहीं आग ना पकड़े, इसीलिए भी वो ड्राइव चलता है। उसके बाद जितना भी कम्युनिटी डिसीजन लेता है कि कौन सा जगह पे ये काम करेंगे, रिवेजिटेशन का एक्टिविटी को लेंगे, तो उसी हिसाब से गांव में बाइलो बनता है, कहीं पे
जिसमें ग्राजिंग का बात होता है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन का बात होता है, कौन क्या काम करेगा, कब टाइम में ये पिटिंग कंप्लीट होगा, कहाँ से सीडलिंग्स लाया जाएगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, ये सब पूरा टोटल डिस्कशन कम्युनिटी के साथ होता है। इसमें हम थोड़ा मदद करते हैं, जिसमें जैसे कि बताया कि जैसे कि हिमानी जी दिखा रहे थे कि हम मैनुअल जीआईएस का थोड़ा मदद करते हैं, और कहीं पे कितना पेड़ चाहिए तो वो उसमें मदद करते हैं, वो भी थ्रू कम्युनिटी को साथ लेते हुए। कॉमन लैंड मैपिंग का बात होता है, कितना कॉमन लैंड में हम प्लांटिंग करेंगे, तो इसमें भी कॉमन लैंड का मैपिंग होता है, जो कि थ्रू कम्युनिटी ही होता है। तो ये पूरा चीज को हमने कम्युनिटी के साथ होता है, और इसी वजह से अगर हम देखें तो ये एक मुद्दा है, एक इनिशिएटिव कोरापुट में 2008 से 9 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हुआ है। अभी तक लगभग 48 विलेज इंस्टीट्यूशन ने इस इनिशिएटिव को लिया गया है, और कुछ विलेज इंस्टीट्यूशन को, जो कम्युनिटी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से लास्ट 3-4 साल से प्रकृति मित्रों का अवार्ड भी मिला है इसी इनिशिएटिव की वजह से। तो इतना ही 2 मिनट में मैं बोलना चाहता था। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। आप जुड़े रहना जरूर, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं हमारे लिए। बट इसके सवाल जवाब पे जाने से पहले हम नारायण जी को अब बुलाना चाहेंगे। नारायण जी जैसे बता रहे थे, वो राजस्थान के रहने वाले हैं, और एसईएस में जो देवगढ़ टीम है उसको लीड करते हैं। और नारायण जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कटिंग एज अ टेक्निक पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके हमारे साथ आपका जो प्रयास रहा है उसको साझा करना। और अगर कुछ दिखाना है तो आप दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप खाली डिस्कशन मोड में बात भी कर सकते हैं। थैंक यू साना जी। सभी को नमस्ते। जैसा कि मेरे से पहले जो प्रवक्ता ने जो चर्चा किया है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात कर रहे हैं पौधारोपण के इस महान अभियान को। तो जैसे हम बात करें, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से जो शुरुआत किया है, जो हम भारत देश है उसमें काफी डाइवर्सिटी है, और अलग अलग क्षेत्र में यदि हम भारत को देखें तो कहीं पे हिमालय है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी वाला तराई वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे प्रकृति ने और समाज ने, जो हमारा जो भारत में जिस तरीके से अलग अलग जो समुदाय जिस तरीके से रहते हैं, तो प्रकृति और पेड़ का जो महत्व है वो कहीं कहीं धार्मिक महत्व है और सामाजिक महत्व है और उसका आर्थिक महत्व भी है। तो जो पौधारोपण और बीजारोपण का जो गतिविधि जो जून जुलाई अगस्त महीने से जो 3-4 महीने पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, इसको थोड़ा एक फेस्टिवल के रूप में, उत्सव के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। और विशेषकर जैसे हम लोगों ने राजस्थान के जो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिणी पश्चिमी साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया में हम लोग काम करते हैं। तो पौधारोपण की तकनीक को जिस तरीके से हम लोग जिस तरह जो समुदाय के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, उस समुदाय के साथ को जोड़ना हम लोगों ने समझा। और पौधारोपण के साथ साथ में हम लोगों ने जिस तरीके से जो काफी वर्षों से समुदाय से सीखा, डॉक्टर साहब से सीखा, एफईएस में रहते हुए काम करते करते सीखा, तो हम लोगों ने एक नए मेथड, जो अभी पहले भी प्रदीप जी ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, कि पौधारोपण का कार्य बड़े स्तर पे होता है, लेकिन पौधारोपण के ही अंतर्गत यदि हम बात करें तो बीजारोपण और कटिंग्स जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करते हैं, और उस प्रक्रिया को लोग कम इस्तेमाल करते हैं। तो जब राजस्थान में हम लोगों ने 7-8-10 साल पहले जो जिस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया था, तब हम जब चरवाहों के साथ काम कर रहे थे, जब हम स्कूल के बच्चों के साथ हम काम कर रहे थे, जब हम समुदाय के किसी धार्मिक महत्व के कार्यक्रम का हम लोग कहीं कहीं समारोह में भाग लेने जाते थे, किसी प्रकार का समारोह आयोजित हो रहा है, तो वहां पे भी हम प्रकृति के साथ में जुड़ाव की हम लोगों ने बात चालू किया था। और वहां पे हम लोगों ने जो पेड़ों का कटिंग है, क्योंकि जो यदि पौधारोपण का जो बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं किसी पंचायत की योजना हो, चाहे सरकार का गवर्नमेंट का हो, किसी एनजीओ की योजना हो, तो पौधारोपण की जो तकनीक होती है तो लोग उसके माध्यम से जुड़ता है। लेकिन जो 2 तकनीक है जो मैं बात करूंगा, जो मेरा सब्जेक्ट है कटिंग और सीड बॉल का, उसमें हम बहुत कम समय में, कम लागत में और कम टाइम में हम अच्छा रिजल्ट की जो गतिविधि है पौधरोपण का, वो हम कर सकते हैं। तो जब हम काम शुरू कर रहे थे, तब हम शुरू में जब चरवाहों के साथ काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने वहां से सीखा कि जो जमीन खुला पड़ा हुआ मवेशी चर रहे हैं, तो वहां पे बड़े टोल प्लांट दिख रहे थे। तो वहां पे जब चर्चा किया गया तो कि ये बरगद है, ये पीपल है, ये सालर है, ये गूगल है, तो कहीं न कहीं समुदाय के साथ इन सारे पेड़ पौधों का सभी धर्मों में सारे पेड़ पौधों का महत्व है। तो प्रकृति ने हमें पौधा लगाने के लिए भी एक तरीका दिया है, कटिंग लगाने का भी एक तरीका दिया है, बीज लगाने का भी तरीका दिया है। तो हम लोगों ने
साउथर्न राजस्थान में 2-3 तरीकों के माध्यम से हम लोगों ने काम किया और उसका काफी अच्छा रिजल्ट हमें को देखने को मिला। हम लोगों ने जैसे बरगद की जो कटिंग है वो छोटे पेड़ पौधे होते हैं मवेशियों की, जैसे राजस्थान में बात करते हैं ओपन ग्रेजिंग का ज्यादा रहता है यहाँ पे। तो ओपन ग्रेजिंग में चारागाह जमीन पर पौधरोपण के लिए जो प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने एक तकनीक अपनाया कि वहां पे बरगद की जो कटिंग है उसको लगाया जाए, पीपल की जो कटिंग है उसको लगाया जाए, सालर की जो कटिंग है उसको लगाया जाए, गूगल की जो कटिंग लगाई। इस तरीके को अपनाने के लिए हम लोगों ने जिस तरीके से किया कि जो तरीका है वो जून महीने में सारी कटिंग्स हम लोग लगा दें बरसात से पहले, ताकि जो कटिंग है वो कटिंग सर्वाइवल अच्छे से कर पाए। तो बट कटिंग करने के लिए हम लोगों ने समुदाय को जोड़ा, उसको तकनीक को बताया, तेज धार हथियार, कुल्हाड़ी होनी चाहिए, हाथ का जो पंजा है उसकी साइज का होना चाहिए, जो डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि उसको कटिंग के ऊपर गोबर का लेप लगा देवे, कटिंग को एक सिरे से काट के उसके पत्ते को हम तोड़ देवें और उसको मिट्टी में दबा के अच्छे से उसको इस तरीके से कर सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने पिछले 7-8 सालों से समुदाय के साथ हम काम कर रहे हैं और बड़े स्तर पे राजस्थान में बरगद, पीपल, सालर और गूगल के जो कटिंग्स लगाए हैं उसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। उसमें कि एक तो कम खर्चीली पद्धति है, दूसरा कम समय में इसका जो टॉल प्लांट है उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है, तीसरा यदि जो अतिवृष्टि भी हो जाती है, अनावृष्टि भी हो जाती है, सूखा पड़ता है या ज्यादा बारिश हो जाता है तो भी उसमें जिस तरीके की जो कटिंग्स जो लगती है तो उसका सर्वाइवल जो रिजल्ट है वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है। छोटा पौधा यदि प्लांटेशन कर रहे हैं तो हो सकता है बरसात में पानी नहीं मिला तो वो सूख जाने की संभावना रहती है। तो इसको लेके काफी हम लोगों ने कटिंग्स का समुदाय के साथ, चरवाहों के साथ, स्कूल के बच्चों के साथ, जहाँ पे जो धार्मिक आयोजन होते हैं वहाँ कम्युनिटी के साथ जुड़ाव करके इस तरीके का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव प्रारंभ किया था पिछले 7-8 सालों से, जो कि अभी काफी बड़े स्केल पे समुदाय के साथ में आगे बढ़ रहा है। उसके कुछ वीडियो, कुछ केस स्टडीज लोकल मीडिया के माध्यम से समुदाय में इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो वो एक काफी हमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला और वो काफी अच्छा स्प्रेड हुआ है। दूसरा बात हो रहा है कि सीड बॉल जो जिस तरीके से जो हम काम कर रहे हैं तो एक अलग पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे अरावली में यदि हम देखें कि पहाड़ है जहाँ पे हम लोग आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं, तो हम लोगों ने एक बच्चों के साथ एक कैंपेन किया था कि जो छोटे बीज हैं जिसका सीड बॉल बन सकता है, सीड के रूप में कांटेदार हो सकते हैं, छायादार हो सकते हैं, फलदार हो सकते हैं। तो ये हम लोगों ने राजस्थान में काफी जिलों में बच्चों के साथ मिलके, जैसे जो सीड बॉल जिसका बनता है, जो छोटे बीज है, बबूल है, खेर है, कुमटा है, खेर, गोया खेर, बेर, जीजा, थोक, धोक, सेमल, अमलतास, बूंदी, बांस, उम्बिया, आम, जंगल जलेबी, हवन। तो इस प्रकार के स्पीशीज को बच्चों के साथ एनवायरमेंट एजुकेशन के माध्यम से बच्चों के साथ चर्चा किया गया और उन बच्चों के साथ में इसको छोटे छोटे सीड बॉल के रूप में बना के हम लोगों को उनके सामने रखा और फिर इसको एक खेल के माध्यम से बच्चों का, जैसे स्कूल टीचर्स को साथ में लेके, जो भी गांव की जो स्कूल कॉमन लैंड है या नजदीकी कोई फॉरेस्ट है तो उनके साथ में जो गुलेल है वो गुलेल के माध्यम से इसको हम लोगों ने एक सीड बॉल का सीडिंग किया था, तो उसका भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। और उसके अंतर्गत ये है कि जहां तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है तो ऑटोमेटिकली जो रीजनरेशन, प्राकृतिक रीजनरेशन जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस कॉमन लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में वो रीजनरेशन का एक मेथड काफी कारगर साबित हुआ। तो जो 2 तरीके हम लोगों ने कटिंग का और सीड बॉल का जो कम्युनिटी के साथ किया था तो इसका काफी देखने को मिला। और अभी इस तरीके का काफी स्कूलों में इनोवेशंस जो काफी 5-7 सालों से किए गए वो अभी स्कूल, गवर्नमेंट, पंचायत और स्काउट गाइड क्लब जो बने, इको क्लब बने हुए हैं वो, और जितने भी जो धार्मिक संगठन बने हुए हैं उनमें भी इस तरीके को काफी लोग इस तरीके को इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका बड़े स्तर पे जो अभी सीजन पौधारोपण और बीजारोपण की चल रही है तो उसमें ये लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा देखने को हमें मिला है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये लो कॉस्ट है, किसी बहुत ही कम लागत है, किसी सरकार के बजट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तीसरा चीज इसके अंतर्गत समुदाय की जो जुड़ाव है वो काफी अच्छे देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं ये धार्मिक जो संस्कृति है उससे भी जो कटिंग्स है, सीड बॉल्स हैं, पेड़ हैं, उनका कहीं ना कहीं उनके साथ इस तरीके का जुड़ाव बना है। तो इस तरीके का जुड़ाव बना के इस कैंपेन को यदि आगे ले जाया जाए तो इसका काफी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए।
आप तीनों से काफी सारा इंफॉर्मेशन आज हमको समझने और सीखने को भी मिला है। तो आपका टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जैसे आप भी देख रहे हैं बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, तो एक एक करके हम सवालों को थोड़ा सा एड्रेस करना शुरू कर लेते हैं। तो मैं लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप Q&A बॉक्स में ऐड करते रह सकते हैं आपका सवाल। यदि आपको बात करना है तो आप अपना हैंड रेज करना, हैंड रेज ऑप्शन यूज करके, और हम आपको अनम्यूट करके बात करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं जो Q&A बॉक्स में ऑलरेडी सवाल आए हैं। तो मैं आप तीनों से बोलूंगी कि आपको जहाँ पे भी लगता है कि आपको थोड़ा सा चिप इन करना है, अगर आपको कुछ और एक दो पॉइंट ऐड करने हैं उसके रिस्पॉन्स में, तो जरूर आप लोग ऐड कर सकते हैं। पहला सवाल है शिव कुमावत जी से कि क्या हम गुर्जन और कड़ाया का कटिंग लगा सकते हैं। तो सतीश सर, अगर आप शुरू करना चाहेंगे। देखिए, एक बहुत सिंपल एक थंब रूल याद रखिए। जैसे मान लीजिए मैं एक गुर्जन का पेड़ हूं और मेरा एक अंगूठा काट के आप नया गुर्जन उगा रहे हैं, तो ये मेरे अंगूठे से जो गुर्जन बनेगा, आपको लगेगा मैंने अभी तो लगाया एक दिन को, तो उसकी एज एक दिन नहीं होगी, उसकी एज वही होगी जो मेरी एज है, यानी कि मेरा अंगूठा मेरे साथ पैदा हुआ था। तो गुर्जन की एज उसकी ट्विग में भी है। तो आप एक छोटी ट्विग कटिंग से लगा रहे हैं, तो ये आपका रिलेटिवली कम एज वाला फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा मेथड क्या है, आप सीड से अगर जंगल को तैयार करते हैं, फॉरेस्ट को तैयार करते हैं, तो ऐसे फॉरेस्ट को कहते हैं हाई फॉरेस्ट। तो हाई फॉरेस्ट डेवलप करिए। रही फिर भी कटिंग की बात, तो कटिंग आप इसकी कड़ा की लगा सकते हैं, लेकिन दोनों के सीड जर्मिनेशन बहुत कमाल के, लगभग इनके सीड जर्मिनेशन आपका देखिए 90% प्लस है। तो कटिंग हम आमतौर पर किसकी लगाते हैं, जिनका एक तो मेटीरियल सीड नहीं मिल रहा है, तो हम कटिंग से लगाने की कोशिश करते हैं, या सीड का जर्मिनेशन बहुत पुअर है तो हम कटिंग लगाते हैं। तो आप जहां सालर और गौदल के जहां तक हो, आप बेटर ये रहेगा कि आप सीड से तैयार करें, बहुत अच्छी इनकी वाइबिलिटी है। फिर भी दोनों की आप कटिंग तैयार करना चाहे लग जाएंगी, कटिंग लग जाती है। आप 100% श्योरिटी करने के लिए काम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रूटेक्स रखिए और थोड़ा सा फंजीसाइड रखिए। फंजीसाइड और रूटेक्स दोनों के सॉल्यूशन का स्प्रे कर दीजिए फिजियोलॉजिकल लोअर एंड में, और फिर इसकी कटिंग को लगाइए। लेकिन जो आपका कड़ाया की कटिंग है वो चलेगी आपकी समर में, ध्यान रहे वो समर में लगेगी। गुर्जन की कटिंग आपकी चलेगी रेनी सीजन, दोनों के सीजन अलग अलग हैं। तो आप कटिंग लगा नर्सरी में भी आप लगा सकते हैं, बेटर फिर है फिर आप नर्सरी में कटिंग लगा लें। नर्सरी में पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाए और उसके पास रूट सिस्टम डेवलप हो जाए, उसको फिर इसी तरह ट्रांसफर करिए जैसे आप बीज से बने हुए सीडलिंग को आप पिट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर आपको रिजल्ट देगा। जी, धन्यवाद और सर। और इससे एक आसान और चीज, आप इसके वाइल्डिंग लगा सकते हैं, क्योंकि साल खासतौर से गुर्जन के वाइल्डिंग 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, 1 साल के इंटरवल के आप जो गुर्जन है, लेनिया ग्रैंडिस या लेनिया कोरोमंडलिका, इसमें गुर्जन के बहुत सीडलिंग मिलेंगे। ट्यूबरस रूट होती है और इसकी रूट को थोड़ा डैमेज भी हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि स्प्राउट कर जाती है। लेकिन आप बहुत बड़े सीडलिंग भी मत लीजिए, 2-3 साल के सीडलिंग आप फाड़ कर और आप उनको जैसे कहीं गुच्छे में है उनमें 2-3 वहीं छोड़ दीजिए, बाकी को वहां से हटा लीजिए, और जहां लगाना है उपयुक्त जगह पर, वही नियम वही है, करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए, करेक्ट लोकेशन पर आप इनके पौधों को लगा सकते हैं। और जो आपका कड़ा है, कड़ा हर जगह नहीं लगेगा, कड़ा क्रीविस में लगेगा। आपका अपर रिचेज जहां फास्ट ड्रेनेज है, पानी बरस के नीचे निकल जाता है, वहां जो क्रीविसेज है, दरारें हैं चट्टानों में, उन्हीं चट्टानों की दरारों में ही आप इसके बीज को थोड़ा मिट्टी में, गीली मिट्टी में लपेट कर ठूस दीजिए, उसमें इंसर्ट कर दीजिए उसमें क्रीविस में, क्योंकि ये काजमोफाइट है, दरार में उगने वाले पौधे हैं, इसलिए इनको दरार में उगाने की कोशिश करें, क्योंकि यही अप्रोप्रिएट इसकी लोकेशंस हैं। तो सही लोकेशन पे लगाइए, और सही मेथड हो गया। दरार क्या है, दरार में लगाने का मतलब आप सही मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसको पिट नहीं चाहिए, इसको दरार चाहिए, तो आप दरार में लगा दीजिए और ये लग सकता है। थैंक यू। थैंक यू सतीश सर। हिमानी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे का Q&A को करें। थैंक यू सहाना।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अनूप कुमार डे जी की तरफ से है, वो RYSS में RYSS संस्था से है, जो आंध्र प्रदेश में और PSP के साथ एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है। सो उनका सवाल है कि अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि कॉफी में किस तरह का प्लांटेशन, व्हाट इज द प्रॉपर मेथड ऑफ कंसोलिडेशन इन द कॉफी इन प्लांटेशन ऑफ कॉफी फील्ड, और कुछ रिसोर्सेज हैं जो वो रेफर कर सकते हैं, कोई बुक है वो जो वो रेफर कर सकते हैं, या अगर आंध्र प्रदेश में अगर आप किसी को जानते हैं जिससे वो इसके तहत बात कर सकते हैं, तो वो काफी। देखिए, कॉफी फील्ड में आप वही पौधे लगाइए जो आपके जोन में लग रहे हैं, है ना, और उसके कॉफी के रिक्वायरमेंट को देखिए। यानी कि अगर आपको पार्शियल सेड करनी है तो आप कॉफी के फील्ड में, चाय के फील्ड में जो पौधे लगाते हैं वह आपका जो सिल्वर ओक है, अक्सर इसको सिल्वर ओक को लगाते हैं क्योंकि लंबा चला जाता है, क्राउन का स्प्रेडिंग पुअर रहता है, तो अनावश्यक एक्सेसिव शेडिंग नहीं करता है, लिमिटेड शेड करता है। इसलिए ऐसे कोई भी पौधे जिनका क्राउन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं करता हो, जो सिलेंड्रिकल और वर्टिकल जाते हो, सिलेंड्रिकल जो हो, जो स्फेरिकल हो, सेब जैसा क्राउन बनाते हो, अम्ब्रेला जैसा बना रहे हो, वो बहुत ज्यादा शेड कर देंगे। इसलिए आप ये देखिए कि कौन सा आपके जोन का पौधा है जिसका क्राउन आपके और आपकी क्रॉप के लिए, शेड के लिए उपयुक्त है, उसको सेलेक्ट आप कर सकते हैं। हाँ, फिर भी आपको लग रहा है सुटेबल प्लांट नहीं लग रहा, मिल रहा है, और आपने कोई भी प्लांटिंग कर दिया, किसी भी स्पीशीज का कर दिया, और शेड इफेक्ट आ रहा है, तो आप विंटर के सीजन में जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है आपके नर्स प्लांट की, आपके शेड जो देने वाले प्लांट की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है, ट्विग्स की एक्सट्रीमिटीज हैं, ट्विग्स का जो एंड जो पॉइंट है टुवर्ड्स एक्सट्रीमिटीज, जो बिल्कुल ट्विग के टर्मिनल जो पॉइंट्स हैं, टर्मिनल पॉइंट्स को आप काट के हटा दीजिए, उससे आपका विड्थ कम हो जाएगी, और जो एपिकल बर्ड्स हैं, एपिकल बर्ड्स हट जाएंगी, तो फर्दर जो ग्रोथ है बाहर की तरफ, आउटवर्ड जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस तरह से आप बड़ी शेड को कुल मिला के छोटी शेड में कन्वर्ट करना है, ये एफर्ट करना है कि आपके ट्री की शेड बड़ी नहीं रहे, ताकि अंडर स्टोरी जो आपने कॉफी लगाया है, आपने चाय लगाई है, उसको सफिशियंट लाइट भी मिलती रहे और सफिशियंट पार्शियल शेड भी मिलती रहे। प्रिंसिपल ये है इसका, एक नर्स क्रॉप की तरह आपको उसको रेज करना है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर हमारा नेक्स्ट सवाल है शेखला की तरफ से कि हमें सालर और सेमल की कटिंग को कब लगाना चाहिए। तो अभी वो पूछे थे कैसे लगाना चाहिए, पूछ रहे कि कब उसको लगाना अच्छा रहेगा। देखिए, एक थंब रूल याद रखिए। थंब रूल ये है, आप 3 तरह की कटिंग लगती हैं, एक है सॉफ्टवुड कटिंग, एक है हार्डवुड कटिंग, और एक है सेमी हार्ड कटिंग, है ना। सॉफ्ट कटिंग का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो मैच्योर होने के बाद भी वो काफी सॉफ्ट बने रहते हैं, जैसे आपका सालर है, आपका सेमल है, आपका ये एरिथेना शुभरोसा है, एरिथेना इंडिका है। इनकी वुड बहुत बहुत ही सॉफ्ट है, आप पिन घुसाना चाहेंगे, आलपिन थोड़े से प्रेशर से आलपिन घुस जाएगी, क्योंकि क्योंकि ये काफी सॉफ्ट वुड है इनकी। तो जो सॉफ्ट वुड वाले हैं, आमतौर पे ज्यादातर सॉफ्ट वुड को हम गर्मी में इनकी हम कटिंग लगाते हैं, जैसे सालर, आपका गूगल, आपका सहजना, ड्रम स्टिक, इनको समर में लगाइए। आपका रतन जोत है, आपका जेट्रोपगस कर्कस, आपका यूफोरबिया, जितनी भी यूफोरबिया की हम फेंसिंग पे कटिंग लगाते हैं, आपका यूफोरबिया कैडुसिफोलिया है, यूफोरबिया निरीफोलिया है, यूफोरबिया निवुलिया है, आपका थापाथोर नागफनी, जिसका ओपन चेडिलनाई, इन सब की आप कटिंग को समर में लगाइए। या समर से यहां मतलब है मानसून स्टार्ट होने से लगभग 1 महीना पहले इसको लगा दीजिए। 30 से 45 दिन, 1.5 महीना, 30-45 दिन पहले आप उनकी कटिंग को लगा दीजिए। कुछ कटिंग ऐसी जो हार्ड वुड होती है, यानी जिनमें सड़ने का खतरा नहीं है, सॉफ्टवुड में सड़ने का खतरा है, इसलिए हम उसको ड्राई सीजन लगाते हैं। तो आपको जो हार्ड वुड है, जैसे बरगद है, पीपल है, शहतूत है, आपका जो बरगद की बहुत बड़ी कटिंग है, ये जो कटिंग है
इन कटिंग को आप लगाइए रेनी सीजन में। थेस्पेसिया पपुलनिया को भी आप इसको आप समर में, सॉरी, इसमें रेनी सीजन में लगाइए जब रेन हो रही है, क्योंकि रेनी सीजन में इनकी वुंड का जो लोअर एंड पर हमने वुंड किया है, काट कर एक घाव लग गया है, कट लग गया है, उसमें रॉटिंग का कोई खतरा नहीं रहता है। उनको आप बरसती वर्षा में रेनी सीजन में लगा सकते हैं। तो ये इनका ड्राई सीजन और वेट सीजन में आपको इनका ध्यान रखना थैंक यू सर। सर अनूप कुमार जी का दूसरा सवाल भी है सर, तो जी। अनूप कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे। जी नमस्ते। नमस्कार तो अनूप सर जी। ने जैसे नमस्ते नमस्ते सर। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि अगर हम सिल्वर ओक प्लांटेशन करें तो वो बेहतर होता है। तो एक्चुअली हाँ सर, सिल्वर ओक प्लांटेशन ज़्यादा है। इवन आंध्र प्रदेश का जो रीजन है ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया है कॉफी में। तो वो क्या हो रहा है ना, अभी सिल्वर ओक का पेड़ में एक इम्पैक्ट इनका जो दिख रहा है कि एक तो मैक्सिमम यहाँ पे नेचुरली फार्म होता है पूरे, तो वो कोई केमिकल यूज नहीं करते कोई भी फार्मर, नॉट इवन अ बायो फर्टिलाइजर। तो वहां पे क्या हो रहा है ना, सिल्वर ओक का जो पत्ता गिर रहा है वो डिकम्पोजिशन होने में टाइम लग रहा है। उसके अलावा जो सिल्वर ओक का जो पत्ता है वो कॉफी का जो पत्ता है वहां पे पड़ने के बाद लीफ रॉट और मिट्टी का भी जो टैक्सोनॉमी है, सॉइल टेक्सचर को भी बदल रहा है। तो अभी कॉफी बोर्ड के साथ भी हमने मीटिंग किया, तो वो लोग भी धीरे धीरे सजेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे तरीके का कोई हम कर सकते हैं क्या। देखिए, तो आप 2-3 पौधे और ट्राई कर लीजिए, उनके रिजल्ट अच्छे रहेंगे, क्योंकि लीफ उनकी आराम से रॉटिंग होकर और सड़ गल जाती है, मिट्टी मिल जाती है। एक पौधा है आपका एरिथ्रा शुभरोसा, आपके इलाके में हो जाएगा एरिथ्रा शुभरोसा, लेकिन एरिथ्रा शुभरोसा को थोड़ा रेज्ड करके लगाइए, उस पर लाइट वाटरिंग करिए, क्योंकि ज्यादा पानी एक्सेसिव वाटरिंग होने पर ये इसमें रॉटिंग आ जाता है। तो ये इसकी पत्ती गिरेगी, तो गिरने के बाद पत्ती सड़ जाएगी। इसका अलावा खजूर, आपके एरिया में फिनिक्स ह्यूमिलिस बहुत अच्छा आता है, फिनिक्स ह्यूमिलिस लगा सकते हैं, फिनिक्स आपका सिल्वेस्ट्रिस लगा सकते हैं, लेकिन ह्यूमिलिस पहाड़ी में ऊपर तक आ जाता है और सरवाइव करता है। और ये जितने भी खजूर है, खजूर की जो पत्तियां गिरती हैं ये बड़े अंतराल पर हर साल में एक बार पत्ती डालता है, और ये पत्ती डालेगा 12-13 पत्तियां नीचे, उनको आप उठाकर फेंसिंग पे लगा दीजिए, फेंसिंग फेंसिंग पे इरेक्ट कर दीजिए, आपका फेंसिंग मटेरियल मिल गया। या आप चूल्हे में भी ईंधन की तरह भी उसको जला सकते हैं, ट्री गार्ड के रूप में भी आप उसको लगा सकते हैं। तो या आप किसी नाले में उसको इरेक्ट करके एक खाई बना दीजिए, खाई में उसको दबा के खड़ा कर दीजिए। इस तरह का आप गली प्लगिंग में उसको काम में लेकर मॉइस्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पौधे को भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप कोई भी लोकल पाम, आपका बोरेसस फ्लेवेलिफर है, जो आपका ताड़ी जो जिसको कहते हैं, ये जो बोरेसस है, पामीरा पाम जिसको कहते हैं, पामीरा पाम को भी आप लगा सकते हैं, है ना। तो थोड़ी हाइट पे जाके आपको पार्शियल छाया दे देगी। तो कम हाइट पे बढ़ने वाला, लो हाइट पर बढ़ने वाला पौधा, और उसको आपको लग रहा है तो ट्रिमिंग करते रहिए। ट्रिमिंग करके आप कितना परसेंट शेड आपको लेनी है उतना आप उसको उसको आप ट्रिम कर दीजिए। ट्रिमिंग का काम करिए आप विंटर में ट्रिमिंग कर लीजिए, जो भी छोटी सी आपके यहाँ विंटर है। उसके बाद समर में उसको करिए मत, और लाइट वाटरिंग करिए कम से कम उसको। तो लाइट वाटरिंग करेंगे तो वो एक्सेसिव ग्रोथ नहीं करेगा, बार बार आपको ट्रिमिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पौधे आप एडिथेना को लगा सकते हैं, है ना। आपका थेस्पेसिया नहीं, एरिथेना शुभरोसा को लगा सकते हैं, एरिथेना इंडिका को आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छे पौधे हैं। लाइट क्राउन प्लांट काफी इसके अलावा आप एक और लगा सकते हैं, जो कैजुरिना इक्विसिटी फोलिया, काफी लाइट ये भी चलता है। कैजुरिना कर दे। इस तरह टेमेरिक्स को करके देख लीजिए, टेमेरिक्स आर्टिकुलेट है, काफी छोटा रहता है और काफी पोरस इसका क्राउन है, लाइट नीचे तक दे देता है, पार्शियल लाइट देता है ज्यादा। ये आप देखिए कि लीफ फॉल भी नहीं करता है, और रॉटिंग भी रिलेटिवली फास्ट आ जाता है ना। और पत्तियों को इकट्ठा करके आप सड़ा सकते हैं, तो आप कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बना के फिर आप उसको डाल सकते हैं, है ना। तो आप उसके हर पौधे के नीचे आपका जो सिल्वर ओक है, पत्ती को कलेक्ट कर लीजिए, एक पिट में डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर डालते रहिए, आपका कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। कंपोस्ट तैयार, आप उसको कंपोस्ट पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।
शुभम, आप अपना हाथ हैंड रेस किए हैं। शुभम, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। शुभम, आप हैं हमारे साथ? तो जब तक शुभम अपने आप को अनम्यूट करते हैं सर, हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नरेश कुमार एक सवाल पूछे हैं सर कि वो मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या बेस्ट सुटेबल एरिया है मेडिसिनल प्लांट लगाने के लिए, जैसे कि अश्वगंधा, एलोवेरा या शतावरी, और कैसे हम उस एरिया का सिलेक्शन और चयन कर सकते हैं। देखिए, आप पहले ये देखिए कि आप किस जोन में हैं। दो तीन चीज देखिए, आपके जोन में कौन सा मेडिसिनल प्लांट अच्छा होगा, फर्स्ट। दूसरी चीज, आप जिस मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं, आपके पास उसके उसका मार्केट की क्या स्थिति है, मार्केट उसको परचेज करेगा कि नहीं, ताकि आपका लॉस नहीं हो। तो या आप कोई बाईबैक अरेंजमेंट भी कर लें। मान लीजिए रेडी मार्केट आपके पास नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट को कौन लेगा, पहले से ही बाईबैक अरेंजमेंट कर लीजिए, ताकि जब प्रोडक्शन तैयार हो जाए आप उसको एक रेस्पेक्टेबल कॉस्ट पे, प्राइस पे आप उसको सेल करें। कुछ चीजें हैं। और आप पहले मास स्केल पे मत करिए, एक छोटा सा पायलट करिए। छोटे से पायलट से, क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो अभी आप उसे आसानी से बियर कर लेते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कौन सा प्लांट मेरे यहाँ अच्छा चलेगा, उसका मार्केटिंग क्या होगा, उसका प्रोडक्शन क्या रहेगा। कुछ पौधे हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। मैं कुछ के नाम ले रहा हूँ। जैसे सफेद मूसली है। सफेद मूसली आपका क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम है। इसका अब आप देखिए कि मार्केट काफी ठीक ठाक सा है, आयुर्वेद में भी काफी मार्केट इसका है। और 500 रुपए पर केजी से लेकर आप इसको 1500 रुपए केजी तक बेच सकते हैं, इवन इससे भी ज्यादा। और आपको लग रहा है कि मार्केट स्लो चल रहा है, तो आपके आगे कोई कंपल्शन नहीं है इसको बेचने का। आप इसके ट्यूबर को ग्राउंड में पड़ा रहने दीजिए। जब मार्केट में थोड़ा तेजी आए, उस समय ही आप इसके ट्यूबर को आप खोद कर बाहर निकालें। तो ये नेचर में, यानी ट्यूबर खराब नहीं होते हैं, अगली रेंज तक ट्यूबर सुरक्षित रहेंगे। मार्केट के हिसाब से आप खोद लें तो एक बहुत अच्छा पौधा है। शतावरी आपका एस्पेरेगस रेसिमोस है, इसके भी मार्केट रेडिली अवेलेबल है। इसको भी आप उगा सकते हैं। तमिलनाडु में आ जाइए, तमिलनाडु में घर घर आपको खेतों में आपको ग्लोरियोसा सुपरबा, वहां का स्टेट ये फ्लावर है। ग्लोरियोसा सुपरबा के बड़े बड़े फील्ड, जैसा नॉर्थ इंडिया में सरसों उगाई जाती है, तमिलनाडु में ग्लोरियोसा सुपरबा उगाया जाता है। और उसकी रूट से कॉल्चिसिन निकाला जाता है, एंटी कैंसर ग्रोथ है। आप इसको, स्लॉपी लैंड है, अगर आपकी मिट्टी की कमी है, उसमें की कमी है, रेनी सीजन में आप से उगा सकते हैं, सीड से उगा सकते हैं। इसकी भी काफी अच्छी कॉस्ट है। और आप इसे जब खोदें, जब मार्केट में अच्छी प्राइस हो, उसको जमीन में पड़ा रहने दीजिए, आपको बाहर आर्टिफिशियली इसको स्टोर नहीं करना है। इसी तरह आप देखिए, आपका ये जो जिग्निमा सिल्वेस्टर है, जिसको कहते हैं गुड़मार, गुड़मार बहुत आराम से हो सकता है। इसकी पत्तियों का ट्रेडिंग होता है, ये डायबिटीज वाले लेते हैं। आपका जामुन की जो गुठली है, जामुन वाइल्ड जामुन है, साइजिंजियम हेनियनम, बड़ा वाला जामुन है साइजियम क्यूमिनाई, इसकी गुठली का भी एंटी जो ये मधुमेह वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, डायबिटीज पेशेंट इनको देते हैं, तो इनकी जो गुठलियां हैं धोकर उसके पाउडर भी आप कर सकते हैं। कीकोड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीकोड़ा आपका करेले की एक स्पीसीज है, मेमोर्डिका डायोका। इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, और हेज को पे इसको उगाया जा सकता है, हेज प्लांट है। तो हर 9-10 फीमेल प्लांट के साथ एक मेल प्लांट हो तो बस सफिशिएंट है। तो आप इस पौधे को उगा दें तो देखिए बहुत अच्छा, ये एक मेडिसिन तो नहीं है, लेकिन ये वेजिटेबल वाला प्लांट है, लेकिन अच्छी वेजिटेबल भी एक मेडिसिन का काम करती है। जब अच्छा पोषण मिलेगा बॉडी को, तो बीमारियां नहीं होंगी। मेडिसिन के, ये पोषण के थ्रू मेडिसिन दे रहा है। इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, और इसका रेडिली मार्केट अवेलेबल है। ड्रमस्टिक बहुत अच्छा पौधा है, ड्रमस्टिक का मार्केट है। ड्रमस्टिक की जो पत्तियां हैं आयरन रिच होती हैं, उनकी पत्तियों को कैप्सूल में आप डाल के इसको कर सकते हैं। सिलास्टस पेनिकुलेटा जो है, जिसको मालकानी कहते हैं, जिसका मार्केट में आजकल जो कैप्सूल आ रहा है, ज्योतिषमती के नाम से आ रहा है। इसके जो बीज का ऑयल है, वो ऑयल आपका बहुत सारी नर्वल, ये नर्वाइन टॉनिक की तरह काम करता है।
किसी को सिजोफ्रेनिया है, जॉइंट पेन है, उसमें भी ऑयल की मसाज काम में आती है। इसका रेडी मार्केट है, मतलब रेनी सीजन एक बार लगा दीजिए और भूल जाइए, रेनी सीजन को हार्वेस्ट कर आप कर लीजिए। तो आप ये देखिए आपके जोन में कौन सी मेडिसिन अच्छी चलेगी, पहला, और दूसरा उसका मार्केट कहाँ बेटर है, और मार्केट नहीं है तो आप उसके लिए मार्केट कहाँ ढूंढेंगे। उन मार्केट लिंकेजेस को पहले से ही आप ढूंढ के तैयार रखें ताकि आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं जाए। आपको उससे कुछ प्रोडक्शन का जो पहले 1-2 साल हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी स्थिति रहे, या थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको इसमें बेनिफिट होना हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी हैं जो आपको ट्रेनिंग भी देती है, मार्केटिंग के बारे में बताती है। एक विभाग हर सरकार में, हर राज्य में उद्यमिता विभाग है। उद्यमिता विभाग इसमें ट्रेनिंग देता है, जानकारी देता है, बताता है कि आपको कहाँ से इसका सीड मिलेगा, कहाँ से यहाँ इसका प्रोपेग्यूल मिलेगा, आपको फाइनेंशियल भी कुछ हेल्प लेनी है। इवन आपका जो भी बार्डरसी बोर्ड है, आप बार्डरसी बोर्ड उससे चले जाए, आपका जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है आप वहां चले जाएं, वो लोग भी अपने अपने स्टेट के जो किसान हैं, लोग हैं, उन सबको हेल्प देते हैं, टेक्निकल नो हाउ देते हैं, और उनके मटेरियल को कहाँ कहाँ बेचा जा सकता है वो तमाम जानकारी देते हैं। तो आजकल ऐसी एजेंसी भी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हैं, केवीकेज भी हैं, उन सबसे आप संपर्क करके आपके जोन में सबसे बेस्ट पौधा कौन सा चलेगा उनको ग्रो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को बेचने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। थैंक यू। थैंक यू सतीश सर। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सिमरन का तरफ से है। सिमरन जानना चाहती है सर कि जो इंडिजिनस पेड़ ट्रीज होते हैं, इंडिजिनस जो श्रब्स होती हैं, उनके लिए कोई एक बुक है जिसको वो रेफर कर सकती है, जो कि प्लांटिंग में के टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन का समय होते हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। ये इंडिजिनस प्लांट के बारे में जानना चाह रही हैं, सर उसके किस इश्यू के बारे में, किस एस्पेक्ट के बारे में? वो इंडिजिनस ट्रीज और श्रब्स के लिए बुक्स के बारे में जानना चाह रही हैं। सो सिमरन अच्छा। सर एक बुक है, सर भी बता रहे हैं, बट एक बुक है जो कि सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में अगर आप काम करते हैं तो प्रदीप कृष्णन का एक बुक है ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, जहाँ पे ट्रीज के बारे में काफी डिटेल में उन्होंने बताया है, और वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी वो बुक काफी महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत काफी सारे लोग हैं उसे एज ए रेफरेंस मटेरियल उसे यूज करते हो, तो आप वो बुक रेफर कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स पे अभी उस बुक का लिंक शेयर कर सकती हूँ। बाकी सतीश सर आपको और थोड़ा। जैसा हिमांशी ने बताया, ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप देखिए बहुत बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पब्लिकेशन है, उन्होंने उस पर, और उनके अलावा आजकल मेडिसिनल प्लांट की तो फ्लडिंग हो रही है, मार्केट भरा पड़ा है। इसके अलावा आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट का वन विभाग का जो वर्किंग प्लान है, उस वर्किंग प्लान में भी आपको मिल जाएगा आपके उस डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से ट्रीज हैं, कौन कौन सी बुश हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं। आपके यहाँ नजदीकी कोई आयुर्वेद का कोई कॉलेज है, आप उस आयुर्वेद के कॉलेज चले जाएं, वो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं। इसके अलावा जो बार्डरसी बोर्ड है, आपके स्टेट का बार्डरसी बोर्ड, आप उसके पास संपर्क करेंगे, वो आपको पूरे स्टेट का कौन कौन से ट्रीज हैं, कौन कौन सी बुश हैं, कौन कौन सी क्लाइंबर हैं, कौन कौन सी हर्ब हैं, कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट हैं, कौन कौन से एंडेमिक प्लांट हैं, कौन कौन से आरईटी, सब तरह की आपको स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, कैसे उगाए जाते हैं, काफी अच्छी आपको नॉलेज आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो बॉटनी का बॉटनी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके यहाँ इकोनॉमिक बॉटनी चलती है, तो इकोनॉमिक बॉटनी अपना आप में उनके पास सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वहाँ फैकल्टीज होती है, तो वो भी आपको काफी अच्छी जानकारी दे सकती हैं कि आपके स्टेट के, आपके जिले की जो है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन सी स्पीसीज है। आप जिस भी एंगल से पूछना चाहें, मेडिसिनल पर्पज से, हॉर्टिकल्चर के पर्पज से, फ्लोरिकल्चर के पर्पज से, आपको या मेडिसिनल पर्पज से, वो आपको बता सकते हैं उनको, तो उनकी भी आप मदद आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप आपका पूरा एड्रेस दे दें, आप किस डिस्ट्रिक्ट की हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपके कौन कौन से हैं, हमारा एफईएस भी आपको हेल्प करेगा। ऐसी कोई बात नहीं, हम में से किसी को, मुझको फोन कर दे, हिमानी जी को, साना मैडम को आप फोन कर दें, उनको बता दें, वो मुझ तक आपका
जो क्वेरी है क्वेश्चन मुझ तक पहुंचा देंगे। आप उसमें आपका ईमेल लिख दीजिए, फोन नंबर लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तहसील में कौन से प्लांट सुटेबल होंगे, कौन से आप लगा सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जरूर लिखिए। आप होम गार्डन लगाना चाहेंगे, आप आपके फार्म हाउस में लगाना चाहते हैं, आप उसकी फार्मिंग करना चाहते हैं, या आप कहाँ लगाना चाहते हैं, ताकि आपको सुटेबल स्पीसीज हम उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रदीप और नारायण सिंह जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अगर आपको बुक्स के बारे में पता है जो सिमरन बात कर रही है? नहीं, सर ने जैसे बताया कि हम तो अगर देखेंगे तो फॉरेस्ट डिवीजन डिपार्टमेंट का जो फॉरेस्ट डिवीजन का वर्किंग प्लान में बहुत सारे चीज मिल जाता है, जो कि लोकली भी बेस्ट है, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थोड़ा कंसल्ट करने से भी वो बता सकते हैं। श्योर, थैंक यू प्रदीप जी। तो थैंक यू प्रदीप। हम अपना नेक्स्ट सवाल का तरफ आगे बढ़ते हैं सर। सो नरेंद्र बाबू हमारे साथ जुड़े हैं सर। वो ये पूछना चाहते हैं कि इस डेड ट्रीज कैन बी प्लांट इन द कॉमन लैंड एरिया? जो खजूर के पेड़ हैं वो कॉमन लैंड में भी प्लांट कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, आपने अगर इस टॉक को थोड़ा ध्यान से सुना, मैं एक बार वापिस याद दिला रहा हूँ। मैंने भी कहा था, हिमानी जी ने भी कहा था, प्रदीप जी ने भी कहा था, नारायण जी ने, सभी ने हमने कहा था कि आप जो भी प्लांटिंग करें, चार चार मूल सिद्धांतों पे करें कि सही स्पीसीज हो, सही जगह हो, सही टाइम हो, सही मेथड हो। आप खजूर लगाना चाहते हैं, वो जगह वहां सही है या नहीं? खजूर कहाँ उगेगा? देखिए, खजूर में टेप रूट नहीं है, मोनोकॉट प्लांट है, यानी फाइब्रस रूट है। जो भी फाइब्रस रूट वाले प्लांट हैं, वो बहुत नीचे जाके पानी की तलाश नहीं कर सकते, यानी वो अपर जो स्ट्रेटा है सॉइल का 1 मीटर 2 मीटर, बस उसमें मॉइस्चर चाहिए। तो जहां आप खजूर को लगाना चाह रहे हैं, वहां मिट्टी की डेप्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, मिट्टी थोड़ी हैवी होनी चाहिए, उसमें मॉइस्चर का लेवल समर में भी रहना चाहिए। इसलिए लो लाइंग एरिया बेस्ट है, नदी नालों के किनारे वो बेस्ट है ना, या जहां से नदी कर्वेचर करती है वो जगह बेस्ट है। तो इनका एक पर्टिकुलर तरह का माइक्रो हैबिटाट चाहिए, ऐसी जगह पे आप लगाएं। आप पथरीली जगह पे लगाएंगे, अच्छा नहीं चलेगा। हो सकता है जिंदा रह जाए, लेकिन अपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दोगा, ये देगा। इसलिए गहरी मिट्टी वाले, अच्छी अच्छी आपका मॉइस्चर वाले, आप रेगिस्तान में देखिए खजूर कहाँ मिलता है? रेगिस्तान में चप्पे चप्पे में नहीं मिलता है, नखलिस्तान, ओएसिस। नखलिस्तान का मतलब है उस रेगिस्तान में जहां एक पानी का पूल है। इसके ऐसा कहते हैं, इसका सिर होता है आग में, और इसकी जो जड़ होती है वो पानी में। तो सिर का मतलब ये है कि लंबा चलकर ये सूरज की तरफ, गर्मी की तरफ बढ़ता है, यानी गर्मी भी चाहिए। लेकिन चूंकि टेप रूट नहीं है, मूल इसकी मूसला जड़ नहीं है, फाइब्रस रूट है, इसलिए इसके पैंदे में मॉइस्चर रहनी चाहिए, नमी रहनी चाहिए, यानी कि रूट सिस्टम के आसपास नमी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं है तो आप इरिगेट कर लीजिए, और फिर भी ये काफी हार्ड है, खासतौर से जो ईरान इराक वाला, मेसोपोटामिया और ईरान इराक वाले, जो ये जो इराक को पहले मेसोपोटामिया कहते थे, इनमें जो खजूर उगता है, जिसको हम कहते हैं पिंड खजूर, यानी कि फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा। अब फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा काफी सूखे में उग जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ी मॉइस्चर चाहिए। और आप देखिए, ये अपने यहाँ डेजर्ट में अभी राजस्थान में इसकी खेती हो रही है, आप चले जाइए कच्छ में खेती हो रही है। मोटा मोटा इसको उस जोन में उगता है जहां लगभग 9-10 रेनी डेज हो साल में। इतना कम रेन चाहिए इसको, 9 से लेके 10-11 तक का रेनी डेज सफिशियंट है। इतनी कम रेन में बेचारा ये उगाता है, लेकिन इसको फ्रूटिंग सीजन में थोड़ा सा इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन दे देंगे तो फ्रूट की साइज बेटर होगी, क्वालिटी बेटर होगी, प्रोडक्शन बेटर होगा। तो अगर आपको वाइल्ड उगाना है, जब तो कोई इरिगेशन की जरूरत नहीं है, कॉमर्शियल करना है तो आपको कॉमर्शियल में थोड़ा इरिगेट कर देंगे, तो आपको जो रिटर्न्स हैं वो बेटर मिलेंगे। थैंक यू। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर, समय को देखते हुए अभी हम अपने आखिरी 2 सवाल और चार जाना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा वेबिनार के तरफ आगे प्रोसेस करेंगे सर। तो उससे एक सवाल और है आकांक्षा जी की तरफ से, आकांक्षा ठाकुर जी की, फॉरेस्ट में बैम्बू के साथ कोई इंटरक्रॉप लगा सकते हैं क्या? देखिए, बैम्बू फॉरेस्ट में तीन तीन
मीटर के स्पेसमेंट में लगाते हैं, यानी कि पिट से पिट, प्लांट से प्लांट 3 मीटर है और आपका लाइन से लाइन 3 मीटर का डिस्टेंस। बांस कहाँ लगता है? बांस लगता है जहां मिट्टी थोड़ी हैवी हो, मिट्टी की डेप्थ बेटर हो, मॉइस्चर अच्छी हो। इस तरह की जगह आप क्या सारी ट्यूबरस क्रॉप लगा सकते हैं। आप ट्यूबरस क्रॉप, आप हल्दी उगा सकते हैं, जंगल में जंगली हल्दी उगती है, आप आपका कल्टीवेटेड हल्दी उगा लीजिए, महंगी वाली हल्दी। वहां जंगली अरबी उगती है, तो आप आपकी वो वाली अरबी जो आप सब्जी को आप उसको उगा लीजिए। आप रतालू उगा लीजिए, वहां भी ट्राइस्कोरिया उगता है जंगल में। इसका मतलब आप ट्यूबरस जो क्रॉप है बहुत अच्छी तरह खेती कर सकती हैं, उनकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं। और रेन फेड कंडीशन में हम ट्यूबरस क्रॉप को उगा सकते हैं, ये कैश क्रॉप भी है। आप जमीकंद, आपका रतालू, हल्दी, और आपका हल्दी के अलावा आप इसमें जिंजर, ये सब चीजें आप उगा सकते हैं, बिल्कुल उगा सकते हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा रेनी सीजन के जो कुकुरबिट्स हैं, लौकी, तोरई, घिया, टिंडे वगैरह वगैरह जो भी कुकुरबिट्स हैं, आप फॉरेस्ट में झाड़ियों के पास बीज को बो दीजिए और उनकी क्लाइंबर्स को आप बांस पे चढ़ा दीजिए, झाड़ी पे चढ़ा दीजिए, और खूब आप क्रॉप खुद भी खाइए। और जो आसपास हमारे जो लोग हैं, खासतौर से जो जंगल के पास रहते हैं, उसको प्रोडक्ट को अपने घर भी काम लें, सरप्लस को मार्केट में बेचें, हम उनकी इकोनॉमी को भी सुधार सकते हैं, है ना? तो एफईएस ने कई जगह से प्रयोग किए में छोटे छोटे, हमने राजस्थान में ऐसा किया भी है, कई जगह लोगों को थोड़े थोड़े एक पैकेट दे दिए इन सीड के रेनी सीजन में, चलो आपके हेज प्लांट के रूप में इनको ग्रो करिए। वो लोग ग्रो करते हैं, सब्जी को खाते हैं, तो आप बड़े स्केल पे कर सकते हैं, हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारा आखिरी सवाल है सर आलोक जी की तरफ से, जो ये जानना चाहते हैं कि सीडिंग को हम बारिश से पहले कर सकते हैं क्या? सीडिंग को सीडिंग को सीडिंग सीडिंग सीड जो ओके, बीज होते हैं, बीज की बुआई देखिए बारिश आलोक आने जी, से पहले ही कर सकते हैं क्या? आलोक जी देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। आप नेचर में देखिए, नेचर में अभी जो सीड वर्षा के जाने के बाद पककर गिरेगा, वो मिट्टी में गिरेगा। वो मिट्टी में आपको गिरना मत मानिए, वो सोइंग भी हो गया साथ के साथ। इसके बाद समर में जो बीज हर महीने नेचर में जो बीज पकता है, पकने के बाद में ना वो मंडी में जाता है, ना वो किसी बैंक में जाता है, ना किसी के स्टोर में जाता है, वो सीधा जमीन पे गिरता है। और जमीन की मिट्टी में स्टोर में सबसे बेस्ट स्टोर नेचर का है मिट्टी, वहां पे जाके स्टोर हो जाता है। और स्टोर कम सोइंग हो रहा है, और अगली जुलाई तक वो पड़ा पड़ा वेट कर रहा है, जिस दिन रेन आएगी वो जर्मिनेशन भी स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब हम रेन से पहले सोइंग कर सकते हैं, लेकिन नेचर के सोइंग में हमारे सोइंग में फर्क है। नेचर रियल मानसून आने से कई बार 9-9, 10-10 महीने पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले सीड सोइंग कर देती है। नेचर को ये घबराहट नहीं है कि सीड डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, क्योंकि नेचर का बनाया हुआ सीड फूड चेन के रूप में भी काम आएगा। बहुत सारे एनिमल का पेट भी भरना है नेचर को, इसलिए उसका 90-80% जो भाग है सीड प्रोडक्शन का, वो नेचर में बटरफ्लाई, सॉरी, आपका टर्माइट का, चींटियों का, बर्ड्स का, मैमल्स का, चूहों का, गिलहरियों का, इनका भोजन बन जाएगा। और वर्षा के आते आते जो 5-10% बचेगा, वो सोइंग के रूप में रह जाएगा और उगना शुरू कर देगा। हम अगर पहले बो देंगे तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा सीड भी नेचर में फूड के रूप में यूज होगा। गिलहरी को और चूहे को ये नहीं पता कि ये इन लोगों ने बीज बोया, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं करना है, वो तो उसको खाने लग जाएंगे। इसलिए हम ज्यादा पहले एडवांस में सीड सोइंग नहीं करते हैं, ताकि सीड को ज्यादा पेस्ट जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करें। वर्षा आने से पहले, हम 6-7 दिन पहले हम उसका सोइंग कर देते हैं। ध्यान रहे, नेचर में 2 तरह के सीड हैं, ड्राई सीड और वेट सीड। ड्राई सीड को कहते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, जैसे बीजों के आपका घास का बीज है, सागवान का बीज है, सेमल का बीज है, आपका बहेड़ा का बीज है, ये सब ड्राई सीड है, इनमें पानी बहुत कम है। इन ड्राई सीड को आप मानसून स्टार्ट होने से पहले 6 दिन पहले से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 वीक पहले भी बो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सीधा भी बो सकते हैं, सीड बॉल बना के बो सकते हैं। लेकिन जो वेट सीड है, यानी जिनमें नमी ज्यादा है, नमी किस किस में, जामुन का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है, मोजाल का बीज है, उम्बिया का बीज है, करौंदा का बीज है, ये जामुन वगैरह, इन सब में पानी ज्यादा है। इनको अगर हम ड्राई सॉइल में सोइंग कर देंगे तो बीज के मरने का खतरा है। इसलिए इन बीजों को, जो गीले बीज हैं,
इनको हम सूखे में नहीं बोते हैं, हम वेट करते हैं एक अच्छी सी रेन हो जाए, 1 या 2 बढ़िया रेन हो जाए, उसके बाद जो गीले सीड हैं, रिकैल्सिट्रेंट सीड हैं, इनकी सोइंग कर देते हैं। इसलिए ड्राई सीड और वेट सीड का थोड़ा सा डिफरेंस है, 1-2 वीक के अंतराल से। वेट सीड मिट्टी गीली होने पर बोए जाएंगे, ड्राई सीड मिट्टी सूखी में होने पर भी 1-2 वीक पहले बो दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर। ओवर टू यू सान। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं सतीश सर आपका, प्रदीप जी आपका और नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने टाइम निकाल के आज यहाँ आके आपका जो एक्सपीरियंसेस रहा है और आपके पास जितना नॉलेज अभी तक इकट्ठा हुआ है वो आपने यहाँ पे शेयर किया है। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई एम श्योर ये काफी हेल्पफुल रहा होगा जितने लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उनके लिए भी। तो इसके साथ मैं वापस से थोड़ा सा रीइटरेट करना चाहूंगी कि हमारे आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही है। ओ सॉरी, अभी तक कोई आवाज नहीं है, सो सॉरी। मुझे लगा कि म्यूट अनम्यूट था, सॉरी। मैं बोल रही थी कि हमारे जो रिवेजिटेशन वीडियो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने वापस से चैट बॉक्स में डाला है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इन वीडियोस के साथ एंगेज करें, इनको देखें, क्योंकि यहाँ पे जितना इन्फॉर्मेशन हमने साझा किया है उसमें काफी सारी चीजें उन वीडियोस में भी कवर्ड है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इनको फैलाएं, आपको जहां जहां लगता है कि ये हेल्प में आएगा आप वहां तक इन वीडियोस को पहुंचाएं और आप भी इनको यूज करें। और इसके साथ मैं आपको हमारे अगले सेशन के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूंगी। अगले वेडनेसडे को हम फिर से मिलेंगे 3 जुलाई को इसी टाइम पे 4 बजे, और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, जहाँ पे फीडिंग हो गया, मल्चिंग हो गया, वाटरिंग हो गया, ऐसे प्रैक्टिसेस के ऊपर हम थोड़ा सा स्पॉटलाइट डाल के उसको थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो उसी लिंक के साथ आप वापस से अगले सेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो होपफुली हम आप सबसे फिर से अगले वेडनेसडे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।